हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है टेलीआईएएस रायपुर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप जानते हैं, हमारी 30 कदम आपकी सीरीज कंटिन्यू हो रही है, जो आपकी प्रीलिम्स के एग्जाम को ध्यान रखते हुए बनाई गई है। इस सीरीज में आप अभी तक देखेंगे तो 3 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं और उम्मीद है आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक प्रोवाइड किया गया है, वहां से आप पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आपको ऐसी सीरीज के बारे में मैंने अभी तक बता चुका है, लेकिन फिर भी जो बच्चे आज पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए है कि हमने इस सीरीज में आपके हर एक सब्जेक्ट को 30 टॉपिक में डिवाइड किया है और उन 30 टॉपिक्स के माध्यम से हम ये सारे सब्जेक्ट को आपकी कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। और हर एक टॉपिक में हमने 30 क्वेश्चन लिए हैं और 30 वो डायरेक्ट क्वेश्चन है। इसके अलावा भी अगर देखेंगे आप तो आपका एक जो कंप्रिहेंसिव उस टॉपिक का आपका रिवीजन होना चाहिए, वो हम करने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। तो कम टाइम में जो आप फास्ट रिवीजन वाली जो चीज है वही आपके लिए अभी रिक्वायर्ड है, जिस हिसाब से आपके पास टाइम की अवेलेबिलिटी है। तो इस सीरीज का भरपूर फायदा उठाइए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई टॉपिक जहाँ पे आपकी बहुत अच्छे से ग्रिप है, तो भी आप उसको क्या करिए, एक बार स्पीड बढ़ा के इसे, लेकिन एक बार देख जरूर लीजिए। हो सकता है कुछ ऐसी चीजें मिल जाए जो आपको नहीं आती हो, या अगर पुराना कुछ भूला भूला सा हो तो उसका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो हम आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका इंटीरियर ऑफ द अर्थ, यानी कि अर्थ की, पृथ्वी की आपकी आंतरिक संरचना। अब ये जो टॉपिक है जिसमें हम क्रस्ट, मेंटल, कोर के बारे में पढ़ते हैं, ये डायरेक्ट आपकी सिलेबस में आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। आप जब कोर ज्योग्राफी का मेंस का भी टॉपिक देखें तो वहां पे आपको ये आपके सिलेबस में डायरेक्ट नहीं दिखता है। लेकिन अगर आप प्रीलिम्स का क्वेश्चन देखें जिसमें आपके अर्थक्वेक के बारे में क्वेश्चन आया हुआ है, तो अगर भूकंप के बारे में क्वेश्चन आए और भूकंप जो है वो आपकी पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है, उसी में हम भूकंप और वोल्केनो वगैरह के बारे में पढ़ते हैं। तो अगर आपको पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अंदाजा नहीं है तो फिर आप भूकंप वाले क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकते। मतलब आपको अगर अर्थक्वेक भी समझना है तो आपको अर्थ का इंटीरियर स्ट्रक्चर समझना ही पड़ेगा। ठीक है ना। तो हम देखते हैं, आप इस वीडियो में जब एंड तक में पहुंचेंगे तब आपको समझ में आएगा कि जो स्टार्टिंग में आपको मैं जो क्वेश्चंस कराऊंगी, हो सकता है आपको ऐसा लगे कि यार ये तो पूछता नहीं है, लेकिन आप जब तक में एंड करेंगे उस टॉपिक को, क्योंकि ये जो ऐसा टॉपिक है, अर्थक्वेक हो गया, वोल्केनो हो गया, अर्थ का इंटीरियर हो गया, ये हर जगह पढ़ाया नहीं जाता, तो बच्चों को बहुत ज्यादा ना तो कंटेंट पता होता है और ना ही उनको अंडरस्टैंडिंग होती है टॉपिक की। तो आज की वीडियो के बाद आपका वो टॉपिक हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। तो हम ये जो टॉपिक शुरू करने वाले हैं, इसमें हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स इज कंपोज्ड मेनली ऑफ सिलिका एंड एल्यूमिनियम। अब हो सकता है जो लोग ये टॉपिक नहीं पढ़ते हो उनके लिए कैसा लग रहा हो, बिल्कुल नया सा क्वेश्चन लग रहा हो, मैं थोड़ा सा आपको बेसिक्स बता देती हूँ। ठीक है, जब हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना की बात करते हैं, तो हम आंतरिक संरचना की अगर बात करते हैं, तो अगर मैं ऐसा आपका एक क्रॉस सेक्शन ले लूं पृथ्वी के, मतलब आंतरिक संरचना की जब मैं बात कर रही हूँ, तो पृथ्वी के अंदर का मैं ये वाला एरिया ले रही हूँ। अब ये एरिया कैसा है, जैसे हमारी अर्थ क्या है, स्फेरिकल है और ये अर्थ का सेंटर है। मैं यहाँ से अगर इस तरह से कुछ ड्रॉ करूं, तो ये जो एरिया मैंने निकाला है इसकी मैं बात कर रही हूँ। मतलब ये आपकी क्या है, सबसे ऊपर वाली लेयर है जहाँ पे हम खड़े हैं, जहाँ पे हमारी बिल्डिंग्स हैं, जहाँ पे रोड है, जिसको हम क्रस्ट कहते हैं। और अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो ये क्या है, पृथ्वी का सेंटर है या फिर केंद्र है। मतलब ये जो आपका पॉइंट बीच वाला है, इसकी मैं बात कर रही हूँ। ठीक है। तो जब हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना की बात करें, तो जो हमारी सबसे ऊपर वाली लेयर है 70 किलोमीटर के लगभग, ये लेयर आपकी ओशियन की अगर हम बात करें तो ओशन में 35 किलोमीटर, और अगर हम कॉन्टिनेंट की बात करें, महाद्वीप की बात करें, तो यहाँ पे आपको 70 किलोमीटर तक इसकी डेप्थ देखने के लिए मिलती है। ये जो आपकी लेयर है इसको हम क्या बोलते हैं, क्रस्ट बोलते हैं। क्रस्ट बोलते हैं, हिंदी में इसी को हम भूपर्पटी कहते हैं। अगर आप देखेंगे तो जहाँ पे आपके माउंटेन रेंजेस वगैरह है, वहां पे इसकी डेप्थ आपकी 70 किलोमीटर तक हो जाती है। इसके बाद फिर ये वेरी करती है, मतलब 35 से 70 किलोमीटर तक आप डेप्थ में अगर जाए, मतलब में जहां हम खड़े हैं अर्थ में सबसे ऊपर जहां पे हम खड़े हैं, वहां से आप 70 किलोमीटर तक की डेप्थ ले लीजिए ऑन एन एवरेज। वो जो आप 70 किलोमीटर की आपको थिक लेयर देखने को मिल रही है, उसको हम क्या बोलते हैं, क्रस्ट बोलते हैं। क्रस्ट के बाद फिर आपका क्या शुरू होता है, मेंटल शुरू होता है। ठीक, मेंटल आपका कितनी डेप्थ में है, 2900 किलोमीटर की डेप्थ में। फिर आप नीचे चले जाएंगे तो 6371 किलोमीटर आपकी क्या है, स्ट्रेट डिस्टेंस में आपको क्या, ये जो पार्ट मिलेगा ये क्या कहलाएगा, आपका कोर कहलाएगा। ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, तो 6371 आपका किलोमीटर। ठीक है। अब देखिए, ये जो आपका क्रस्ट है ये कैसा है, सॉलिड है। फिर जब मैं क्रस्ट आपका 70 किलोमीटर हो गया, क्रस्ट के बाद में मेंटल का 30 किलोमीटर अगर मैं इसमें ऐड कर लूं, ठीक है, ये मेंटल का 30 किलोमीटर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। फिर ये जो
ओवरऑल आपका कितना 100 किलोमीटर का ये जो आपकी थिकनेस है, ठीक है, ये जो 100 किलोमीटर की थिकनेस बन रही है, जिसमें आपका ऊपर में क्रस्ट की लेयर, भूपर्पटी और मेंटल के ऊपर की 30 किलोमीटर की लेयर है, इसको हम मिला के क्या बोलते हैं, स्थल मंडल बोलते हैं या लिथोस्फीयर कहते हैं। हम आज की क्लास में जो आपकी प्लेट टेक्टोनिक्स है, प्लेट टेक्टोनिक्स जो आपकी थ्योरी है, प्लेट विवर्तन की जो आपका सिद्धांत है, जिसके ऊपर क्वेश्चन आया, उसको भी हम यहाँ पे डील करेंगे, ठीक है। और जो प्लेट विवर्तन की सिद्धांत है, उसमें जो हम प्लेट्स कहते हैं, वो प्लेट्स आपकी यही है। ये जो आप 100 किलोमीटर की डेप्थ देख रहे हैं, मतलब जहां पे मैं खड़ी हूँ यहाँ से आप 100 किलोमीटर की गहराई तक चले जाइए, तो जो आपको पृथ्वी की मोटी लेयर देखने के लिए मिलती है, उसी को हम क्या बोलेंगे, लिथोस्फीयर बोलेंगे। और लिथोस्फीयर स्थल मंडल, उसी से फिर निकल के बनता है आपका लिथोस्फेरिक प्लेट्स। प्लेट्स के बारे में हम आगे देखेंगे, लेकिन जब मैं प्लेट बोलूंगी तो समझ जाइएगा कि मैं इस पोर्शन की बात कर रही हूँ, जिसमें आपका भूपर्पटी भी है और मेंटल का अपर पार्ट भी है। आप देखिए, जब हम ये 30 किलोमीटर से थोड़ा सा नीचे आते हैं, तो आपके लगभग 100 से, ये आपका 100 किलोमीटर तक हो गया ये वाला एरिया, 100 से आप ले लीजिए 300 किलोमीटर तक की जो रेंज है, इस एरिया को हम क्या बोलते हैं, एस्थेनोस्फीयर बोलते हैं या फिर दुर्बलता मंडल कहते हैं, ठीक है। ये जो दुर्बलता मंडल है, ये आपका जो एरिया है, ये थोड़ा सा सेमी मोल्टन स्टेट में होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे आपको कुछ रेडियोधर्मी तत्व देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, जैसे कि आपका प्लूटोनियम हो गया, यूरेनियम हो गया, थोरियम हो गया। और इन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी क्या होती है कि जब ये डिके होते हैं, जब इनका विघटन होता है, तो ये ऊर्जा आपकी रिलीज करते हैं, एनर्जी रिलीज करते हैं, किसके फॉर्म में, हीट के फॉर्म में, ठीक है, ऊष्मा के फॉर्म में। और वही जो हीट है वो क्या करती है, यहाँ की जो रॉक्स है इनको पिघला देती है। इस वजह से हमको दुर्बलता मंडल कैसा देखने को मिलता है, सेमी मोल्टन स्टेट में देखने के लिए मिलता है। और यही जो दुर्बलता मंडल है आपका एस्थेनोस्फीयर है, यही जो पृथ्वी में आपके वॉल्केनो आते हैं, वॉल्केनो का जो सोर्स है वो आपका दुर्बलता मंडल है। इसके बाद फिर आपका ये मेंटल का पार्ट है। फिर आप अगर कोर की बात करें तो कोर में आपका एक आउटर कोर है, ठीक, आउटर कोर है, फिर एक इनर कोर है। ये जो आउटर कोर है आपका, ये भी कैसे स्टेट में होता है, लिक्विड स्टेट में होता है। ये सारी चीजें ध्यान रखिएगा जब हम अर्थ में सिस्मिक वेव्स की बात करेंगे, जो आपके छाया क्षेत्र बनाती है, शेडो जोन बनाती है, वो समझने के लिए आपको इस चीज का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। पर ये वाला टॉपिक क्योंकि बच्चों को नहीं समझ में आता, इसलिए बस मैं स्टार्टिंग में 2 मिनट में इसको ब्रीफ कर रही हूँ, ठीक है। फिर आगे जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे तो इसको हम अच्छे से डील करेंगे। तो ये जो आपका पोर्शन आउटर कोर वाला वो कैसा है, लिक्विड है, और जो आपका इनर कोर है ये कैसा है, सॉलिड स्टेट में है, ठीक है। ये कैसा है, सॉलिड स्टेट में। तो थोड़ा सा आपको आइडिया लग गया हो गया इंटीरियर ऑफ द अर्थ का। फिर देखिए एक दूसरी चीज है कि जैसे हम डिसकंटिन्यूटी की बात करते हैं, ठीक है, तो डिसकंटिन्यूटी की जब हम बात करेंगे तो मान लीजिए क्रस्ट वाली लेयर है, ठीक है, फिर क्रस्ट वाली लेयर की कुछ प्रॉपर्टी होगी, तब फिर हम दूसरी लेयर का नाम क्या रख रहे हैं, मेंटल रख रहे हैं। तो जो क्रस्ट और मेंटल के बीच में आपकी बाउंड्री बनेगी उसको हम एक असंततता कहेंगे, उसका एक नाम है। जैसे क्रस्ट और मेंटल के बीच में आपकी जो डिसकंटिन्यूटी है उसका नाम मोहो डिसकंटिन्यूटी है। फिर मेंटल और कोर के बीच में जाएंगे तो गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी है। इसी तरह से जो आपका आउटर कोर, इनर कोर, आउटर कोर आपका लिक्विड है, इनर कोर आपका सॉलिड है, तो इसके बीच में जो डिसकंटिन्यूटी है उसको हम क्या बोलेंगे, आपकी लहमान डिसकंटिन्यूटी या लहमान असंततता बोलेंगे, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन है आगे, घबराइएगा मत, ये सब आपको अच्छे से क्लियर होगा। बाकी फिर जो अगर आप कंपोजिशन की बात करें तो जो मतलब ये एक बेसिक रूल है कि जो हल्की चीजें होती है वो ऊपर होती है, जो भारी चीजें होती है वो नीचे बैठती है। तो अगर मैं क्रस्ट की कंपोजिशन की बात करूं कि क्रस्ट जो है हमारा वो किन चीजों से मिलकर बना है, तो आपका जो ओशियानिक क्रस्ट है, ओशियानिक क्रस्ट की अगर मैं बात कर रही हूँ तो जो पृथ्वी के सबसे ऊपर वाली सरफेस है उसी को हम क्या बोल रहे हैं, जो लेयर है उसी को हम क्रस्ट बोल रहे हैं। तो ओशियन में हमको पानी देखने के लिए मिलता है, लेकिन ओशियन का एक बेड भी होता है ना। जैसे अगर मैं बात करूँ, ये हमारा क्या है, ओशियन है, तो ये इस तरह से हमारा क्या है, ओशियन है। तो फिर ओशियन का ये जो है ये बेड भी तो है ना, तो यही आपका क्या है, ओशियानिक क्रस्ट या फिर जो महासागरीय भूपर्पटी है वो है, ठीक है ना। तो महासागरीय जो आपकी भूपर्पटी है यानी कि जो ओशियानिक क्रस्ट है, इसका कंपोजिशन अगर आप देखेंगे तो इसको हम सीमा कहते हैं। सीमा यानी कि इसमें आपके सिलिका और मैग्नीशियम की आपको ज्यादा मात्रा दिखाई देगी। फिर जब हम कॉन्टिनेंट्स के ऊपर आ जाएंगे तो कॉन्टिनेंट्स का आपका जो फॉर्मेशन है वो सियाल से हुआ है, यानी कि सिलिका और एल्यूमिनियम। और जब हम क्रस्ट वाला पोर्शन देखते हैं तो वो इस तरह का है, जैसे कि आपका ओशियानिक क्रस्ट है ऐसे, फिर इसी के ऊपर आपका कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है। तो मतलब ये आपका नीचे वाली सीमा लेयर है और ऊपर वाली सियाल लेयर है, ठीक है। मतलब ओशियानिक क्रस्ट है और ओशियानिक क्रस्ट आपका यहाँ पे, जहाँ पे आपका पूरा ओशियन है,
लेकिन हम कॉन्टिनेंट्स की अगर नीचे देखें तो एक पतली सी लेयर आपको ओशियनिक मतलब इसकी भी दिखेगी, जिसका कंपोजिशन क्या है, सीमा है, ठीक है ना। तो सियाल और सीमा के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी होती है उसको हम कॉनरैड डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। ये थोड़ा सा ज्यादा हो गया, ये आपको इतना नहीं जानना है, पर क्योंकि बाकी बताई थी इस वजह से बता देती हूँ। अगर हम सिर्फ क्रस्ट की बात करें तो जो ओशियनिक क्रस्ट है उसका जो कंपोजिशन है वो सिलिका और मैग्नीशियम है, जिसको हम सीमा कहते हैं। और अगर हम कॉन्टिनेंट्स की बात करें तो इसका जो कंपोजिशन है उसमें ज्यादातर किसकी मात्रा है, सिलिका और आपकी एल्यूमिनियम की, जिसको हम सियाल लेयर कहते हैं। और सियाल की थोड़ा नीचे हमको ओशियन वाली क्रस्ट का भी हल्का सा पोर्शन आता हुआ देखने को मिलता है। तो इन दोनों के बीच में जो आपकी बाउंड्री बनती है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉनरैड डिसकंटिन्यूटी कहते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा फिर अगर हम कोर में चले जाएं तो कोर को हम क्या बोलते हैं, नीफे लेयर कहते हैं। अब ये जो भारी आपके तत्व है, निकिल हो गया, फेरस हो गया, ये सब कहते हैं भारी है, तो ये क्या करते हैं, अर्थ में जो आपकी गहराई में क्या होते हैं, सेटल होते हैं। तो अगर हम कोर में बात करें तो कोर में आपको लोहा हो गया, निकिल हो गया, इन सारे एलिमेंट्स की प्रचुर मात्रा दिखाई देती है, ठीक है। तो मुझे लगता है अभी आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया है। जो लोग ये टॉपिक कभी नहीं पढ़े हैं, जो लोग पढ़ लिए उनको इजी लग रहा होगा, पर हर कोई को ये वाला टॉपिक ऐसे नहीं पढ़ाया जाता है जनरली, इस वजह से मैंने एक्सप्लेन किया था। चलिए अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सी परत मुख्यतः सिलिका और एल्यूमिनियम से बनी हुई है। अभी हमने देखा है कौन सी परत है हमारी, क्रस्ट है। क्रस्ट की बात करें तो क्रस्ट हमारा कैसे, सिलिका और एल्यूमिनियम से मिलकर बना हुआ है। अगर इसमें आपको स्पेसिफिक पूछा होता कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट या आपका जो महाद्वीपीय भूपर्पटी है वो किससे मिली है, तो आप सिलिका और एल्यूमिनियम कहते। अगर महासागरीय भूपर्पटी पूछता तो सिलिका और मैग्नीशियम बोलते, ठीक है, क्लियर है यहाँ से। अगर कोर पूछ रहा है तो कोर में आपको निकिल और फेरस लेना है, ठीक है ना, क्रोड जिसको हिंदी में कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आइए, द बाउंड्री बिटवीन द क्रस्ट एंड द मेंटल इज नोन एज। अभी मैंने बताया क्रस्ट और मेंटल के बीच में जो आपकी बाउंड्री उसको हम क्या बोलते हैं, मोहो डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। जो मेंटल और कोर के बीच में है उसको हम गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। जो आपकी आउटर कोर और इनर कोर के बीच में बाउंड्री है उसको हम लेहमान डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। और जो सियाल और सीमा के बीच में जो बाउंड्री है क्रस्ट में, उसी को हम क्या बोलेंगे, जो ऊपर में आपका कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है और थोड़ा पोर्शन ओशियनिक क्रस्ट का भी जो नीचे आता है उसके बीच में जो बाउंड्री उसको हम क्या बोलेंगे, कॉनरैड डिसकंटिन्यूटी या कॉनरैड असंततता कहते हैं, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ये सब साइंटिस्ट के नाम है जिन्होंने ये वाली डिसकंटिन्यूटी बताई थी, उसके हिसाब से रखा गया है। चलिए फिर देखते हैं, द इनर कोर ऑफ द अर्थ इज बिलीव्ड टू बी मेड अप ऑफ। अभी मैं बताई हूँ निकिल और फेरस आंसर है, तो फिर क्या हो जाएगा इसका आंसर, लिक्विड आयरन एंड निकिल। ये हो सकता है सॉलिड आयरन एंड निकिल, नहीं, क्या इनर कोर बोल रहा है, ठीक है ना। तो आपका जो आउटर कोर है वो कैसा है, लिक्विड है, लेकिन जो इनर कोर है कैसा है, सॉलिड है। तो यहाँ पे लिक्विड वाला आंसर नहीं होगा, जो सॉलिड आयरन एंड निकिल है वो आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। सिलिकेट रॉक नहीं होगा, ग्रेनाइट एंड बसाल्ट नहीं होगा। ग्रेनाइट और बसाल्ट जो है वो आपको कॉन्टिनेंट वाले पोर्शन में देखने को मिलता है। अगर हम ओशियनिक क्रस्ट की बात करें तो वहां पे आपको बसाल्टिक रॉक मिलेगी, है ना। और अगर आप कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की बात करें तो यहाँ पे आपको ग्रेनाइट रॉक देखने को मिलेगी, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ठोस लोहा और निकिल। अत्यधिक दाब के कारण ऊंचे तापमान के बावजूद आंतरिक कोर ठोस अवस्था में रहता है। प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है, इस वजह से ठोस अवस्था में रहता है। अब देखिए लिखा क्या है कि पृथ्वी के भीतर गहराई में जाने पर निम्नलिखित में से क्या बढ़ता है। अगर हम पृथ्वी के भीतर गहराई पे जाए तो इनमें से क्या चीज है जो आपकी बढ़ेगी। अगर हम बात करें, हम जैसे एटमॉस्फेयर की बात करते हैं, तो एटमॉस्फेयर में हम जैसे जैसे क्या करेंगे, 1 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो आपको टेम्परेचर 6.5 डिग्री सेल्सियस में आपको क्या दिखेगा, डिप दिखेगा। लेकिन अगर हम अर्थ की क्रस्ट में अभी हम खड़े हैं, यहाँ से अगर हम अंदर जाएंगे तो अगर मैं 1 किलोमीटर क्या जा रही हूँ, नीचे जा रही हूँ, तो मुझे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर में इंक्रीज देखने के लिए मिलेगा। या तो अगर हम ओवरऑल अगर आप समझे तो अगर हम अर्थ के मतलब जहाँ पे हम खड़े यहाँ से अगर हम नीचे जितना नीचे जाते जाएंगे तो आपको टेम्परेचर भी ज्यादा देखने को मिलेगा, उसकी जो आपको प्रेशर है वो भी आपको ज्यादा देखने के लिए मिलेगा, और जो घनत्व है वो भी ज्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ताप, दाब और घनत्व तीनों, 1, 2 एंड 3, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। चलिए, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए मुख्य रूप से कौन सी परत उत्तरदायी है। अब अगर हम चुंबकीय क्षेत्र की बात करें तो अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसे जनरेट होता है, अर्थ के अंदर आपके क्या है, जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर्स हैं, जो आपकी मेटल्स हैं, जैसे कि निकिल हो गया और क्या हो गया आपका फेरस हो गया, ये सब चीजें आपको कहाँ देखने के लिए मिलती हैं, आउटर कोर इनर कोर में देखने के लिए मिलती है। और आपका आउटर कोर कैसा है, मोल्टन स्टेट में है, प्लाज्मा स्टेट में है,
और अर्थ जब हमारी क्या होती है, रोटेट होती है, तो फिर क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। हमने वो जुपिटर वाली क्लास में भी पढ़ा था कि जो आपका बृहस्पति ग्रह है उसका जो चुंबकीय क्षेत्र है वो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का 20,000 गुना है। उसमें भी क्या रीजन था, आपका जो जुपिटर है इसमें आपको मेटल के फॉर्म में क्या दिख रहा है, मेटलिक हाइड्रोजन दिख रही है उसके इंटीरियर में। और जो जुपिटर है आपका, वो अर्थ तो 24 घंटे में अपना रोटेशन कंप्लीट करती है, जुपिटर आपका 9.9 आवर्स में ही अपना पूरा एक रोटेशन कर लेता है। तो मेटल रीजन है, और दूसरा वो क्या कर रहा है, घूर्णन कर रहा है, उसकी वजह से क्या होता है, जो आपका प्लेनेट है उसका मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। मैग्नेटिक फील्ड आपको बहुत ज्यादा काम का नहीं है, तो उसको समझने का कोई मतलब नहीं है कि एग्जैक्टली मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट होता है। लेकिन आपने बचपन में एक एक्सपेरिमेंट किया होगा जिसमें हम क्या करते थे, मैंने पहले भी बताया, एक हम कंडक्टर लेते थे, इस तरह से कील वगैरह लेते थे, फिर हम उसमें इस तरह से कॉपर के वायर को क्या करते थे, फोल्ड करते थे, और फिर एंड में ऐसे बैटरी से उसको अटैच करते थे। जब हम बैटरी से अटैच करते थे और उसको ऑन करते थे, तो फिर वो जो हमारी जो मेटल होती थी या कील व्हील जो भी हम लेते थे, वो एक मैग्नेट की तरह, चुंबक की तरह बिहेव करने लगता था। तो कुछ इसी तरह का लगभग कॉन्सेप्ट है। बहुत ज्यादा इस चीज के बारे में हमको पीएचडी नहीं करनी है, बस इतना समझ जाइए कि जब हम पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की बात करते हैं तो उसके लिए मुख्य रूप से कौन सी आपकी परत उत्तरदायी है, तो जो आपका आउटर कोर है, जो कि आपका प्लाज्मा स्टेट या मतलब बिल्कुल मॉल्टन स्टेट में होता है। और फिर क्या होता है, रोटेशन की वजह से वहां पे आपका मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, द्रवित बाह्य कोर, पिघले हुए लोहे के संवहन से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। द लिक्विड आउटर कोर जनरेट्स मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कन्वेक्शन ऑफ मॉल्टन आयरन। ठीक है ना। अब लिखा है सियाल और सीमा रिप्रेजेंट्स डिवीजन ऑफ, किसका डिवीजन रिप्रेजेंट करते हैं सियाल और सीमा, अभी मैं बता चुकी हूँ। आगे क्रस्ट में अगर हम बात करें, क्रस्ट की अगर मैं बात करूं तो ये आपका ओशियनिक क्रस्ट है, यहाँ पे माउंटेन वगैरह थे, और इसी तरह से नीचे आपकी ओशियनिक क्रस्ट का थोड़ा सा पोर्शन यहाँ पे भी आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आपकी नीचे वाली लेयर क्या हो गई, नीचे वाली लेयर हो गई आपकी सीमा, और ऊपर में क्या हो गया, सियाल। ये ओशन वाला है और ये कॉन्टिनेंट वाला है। थोड़ा सा इसका एक्सटेंशन आपको यहाँ पे भी देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि जो आपका सीमा वाली जो लेयर है वो ये ओशियनिक क्रस्ट है, और इसका निर्माण किससे हुआ है, आपकी बसाल्टिक रॉक से हुआ है। और बसाल्टिक रॉक्स की अगर हम बात करें तो बसाल्टिक रॉक्स में आपके सिलिका कंटेंट आपको कम देखने के लिए मिलता है। तो ये जो आप बसाल्टिक रॉक्स वाला आप जो लावा देखेंगे, जो रॉक है वो कहाँ से बन रही है, अंदर से लावा निकल रहा है, उसी के ठंडे होने से बन रही है। तो ये जो आपका लावा होता है ये कम विस्कस होता है, कम गाढ़ा होता है। कम गाढ़ा होने की वजह से क्या करता है, स्प्रेड करता है, दूर तक फैलता है। और जो गाढ़ा लावा होता है वो कैसा होता है, ज्यादा दूर तक नहीं फैलता। तो यही लावा आपका स्प्रेड आउट होके एक नीचे वाली लेयर भी बनाता है। और फिर हम अगर बात करें तो सीमा और सियाल के बीच में जो आपकी डिसकंटिन्यूटी बनती है उसी को हम क्या बोलते हैं, कॉन्ड्रेट डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। और ये किसका पार्ट है, आपके क्रस्ट का पार्ट है। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। लिखा हुआ है द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट सियाल ओवरलाइज द ओशियनिक क्रस्ट सीमा। ध्यान से देखते चलिएगा, लास्ट में जो आपका अर्थक्वेक वाला क्वेश्चन है ना, वो इन सारी चीजों को मिला जुला के ही बनेगा। मतलब अगर आप सोच रहे होंगे कि मैं फालतू की चीजें समझा रही हूँ, तो ऐसा नहीं है। कई बार बच्चे अर्थक्वेक वगैरह अच्छे से नहीं समझे होते हैं, फिर बस रटना है तो फिर ठीक है, लेकिन अगर समझना है तो आपको अर्थ का इंटीरियर समझना पड़ेगा, तभी इसको आप समझेंगे। कुछ लोग हैं तो अर्थ का इंटीरियर समझ के वीडियो ही नहीं देख रहे होंगे, एक बार देख लीजिए, फायदा ही होगा आपका। आगे बढ़ते हैं। द अर्थक्वेक वेव्स दैट कैन नॉट पास थ्रू द आउटर कोर आर। अब हम जब अर्थक्वेक की बात करते हैं, अर्थक्वेक की बात करते हैं तो अर्थक्वेक क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि अर्थ के इंटीरियर से रिलीज होता है। और फिर जो वेव्स आपकी क्या होती हैं, पूरे सरफेस में, पूरी बॉडी में अर्थ की क्या करती हैं, डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, और फिर कंपन पैदा करती हैं, और फिर उसकी वजह से जो आप डिस्ट्रक्शन वगैरह देखते हैं वो सब होते हैं। तो हम अगर आपकी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की बात करें, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की बात करें तो ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या कहती है कि आपका जो पूरा हम जो अर्थ को देख रहे हैं ये 7 प्लेट्स में आपके डिवाइडेड है। और जब मैं प्लेट की बात कर रही हूँ तो ये प्लेट्स कैसी हैं, जो आपकी हम जिस पृथ्वी की जिस सरफेस के ऊपर हम जहाँ पे खड़े हुए हैं वहां से आप 100 किलोमीटर तक क्या करिए, गहराई में चले जाइए, तो वो जो आपको थिक लेयर दिखेगी वो क्या है, हमारी प्लेट है। तो अगर मैं यहाँ पे छोटा सा आपका वर्ल्ड मैप बनाऊं जल्दी से, और एक बार अगर ये समझ जाएंगे तो आगे आने वाले जितने भी क्वेश्चन है वो बिल्कुल यूं आपसे सॉल्व होंगे। देखिए अगर मैं इसकी बात करूं, ठीक है,
तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो देखिए ये क्या है हमारी, जैसे हम पूरे, ये तो हमने अभी 2D में फिगर बनाया, लेकिन आप 3D में देखिए तो कैसे आप देखते हैं पूरे ग्लोब में कहीं पे आपको ओशन दिख रहा है, कहीं पे आपको कॉन्टिनेंट्स दिख रहे हैं। तो ये जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है ये क्या कहती है कि जो हमारी पूरी अर्थ की अगर हम क्रस्ट की बात करें तो ये कितने प्लेट्स में डिवाइडेड है, 7 मेजर प्लेट्स में डिवाइडेड है। और जब मैं प्लेट की बात कर रही हूँ तो आपको ध्यान है वही जो 100 किलोमीटर की आपकी थिक लेयर है और कुछ आपकी माइनर प्लेट्स भी हैं। और ये थ्योरी ये कहती है कि ये जो प्लेट्स हैं ये हर साल 5 सेंटीमीटर पर ईयर की स्पीड से क्या करती हैं, एक दूसरे की तरफ मूव करती हैं। और इन प्लेट्स के मूव करने का कोई एक फिक्स डायरेक्शन नहीं है। अभी सपोज ये ऐसे ही जा रही है, हो सकता है कुछ साल बाद हम देखें कि प्लेट इस तरह से मूव करे, ठीक है ना। तो डायरेक्शन पे हमको नहीं जाना है, लेकिन ये आपकी प्लेट्स मूव करती हैं। और प्लेट्स के मूव करने की ही वजह से, मान लीजिए जैसे हम हिमालय की बात करते हैं, हिमालय में आपने देखा होगा कि क्या होता है, अर्थक्वेक बहुत फ्रीक्वेंट आता रहता है। जो लोग दिल्ली में रहते होंगे, आपके कोई भाई बहन, उनसे पूछिएगा, आपके दोस्त वगैरह, कि दिल्ली में आपको भले ही छोटे मैग्नीट्यूड का लेकिन स्मॉल ट्रेमर्स वहां पे फील होते रहते हैं। क्यों? क्योंकि जहां पे आपकी इंडियन प्लेट है, इंडियन प्लेट और आपकी जो यूरेशियन प्लेट है वो एक दूसरे की तरफ कन्वर्ज करती है, तो फिर उसकी वजह से क्या होता है, वहां पे कंपन उत्पन्न होता है और फिर जो भी हम डैमेज देखते हैं अर्थक्वेक के फॉर्म में वो हम देखते हैं, ठीक है। तो इस प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के हिसाब से हमारी 7 प्लेट्स हैं। 7 प्लेट्स में आप देखिए, आपकी पहली प्लेट है कौन सी, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। तो जो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है उसके आसपास का थोड़ा सा एरिया ले ले तो वो आपकी नॉर्थ अमेरिकन प्लेट कहलाएगी। दूसरी आपकी मेजर प्लेट है साउथ अमेरिकन प्लेट। तीसरी आपकी जो प्लेट है वो है आपकी, यहाँ पे कौन सा कॉन्टिनेंट है, यूरोप है, तो यूरेशियन प्लेट है। चौथी आपकी प्लेट है अफ्रीकन प्लेट। पांचवी आपकी प्लेट है, ये इंडो ऑस्ट्रेलिया को मिला के आपका क्या बन जाएगा, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। फिर आपकी जो 1 2 3 4 5 आपकी जो छठवीं प्लेट है वो यहाँ पे देखिएगा नीचे में अंटार्कटिका, अंटार्कटिका प्लेट है, ठीक है। फिर इस पर जो 7वीं प्लेट है ये जो आपका ओशियन है, मतलब ये 6 की 6 आपकी क्या है, कॉन्टिनेंटल प्लेट्स है, महाद्वीपीय प्लेट है। और जो आपकी पैसिफिक ओशन वाली प्लेट है, पैसिफिक प्लेट है, वो महासागरीय प्लेट है, पैसिफिक प्लेट है। इस तरह से देखें तो जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है ये पूरे वर्ल्ड में जो आपको बताती है कि 7 आपकी मेजर प्लेट्स हैं। और ये प्लेट्स क्या करती हैं, एक दूसरे की तरफ क्या करती हैं, मूव करती रहती हैं। तो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट तो इधर हो गई, लेकिन ये पूरा ऊपर में जो यूरोप वाला हिस्सा है, रशिया वाला, ये किस में आएगा, आपके यूरेशियन प्लेट में आएगा। और इसी तरह की जब प्लेट्स आपकी क्या करती हैं, एक दूसरे की तरफ मूव करती है, तो फिर क्या होता है, वहां पे अर्थक्वेक जनरेट होता है, ठीक है ना। अब अर्थक्वेक जब जनरेट होता है तो मान लीजिए ये यहाँ से आपका क्या हो रहा है, अर्थक्वेक जनरेट हो रहा है। तो जिस पॉइंट से अर्थक्वेक जनरेट हो रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। जो आपकी क्या है, जो अर्थक्वेक से निकलने वाली जो आपकी तरंगे हैं वो जब मूव करती हैं तो जिस स्थान पे सबसे पहले मूव करती हैं, तो ये जो टेढ़ा मेढ़ा डायरेक्शन है, यहाँ से जो वेव्स आपकी जा रही है ये तो लंबा टाइम लेंगी। जो सबसे इसके परपेंडिकुलर एरिया होगा वहां पे क्या होगा, जो आपकी वेव है वो सबसे पहले पहुंचेगी। तो फोकस के जस्ट ऊपर आप देखेंगे जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो पॉइंट होगा हमारा, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, एपिसेंटर बोलते हैं, जहां पे आपकी जो अर्थक्वेक की वेव्स हैं वो सबसे पहले पहुंचती हैं। फिर ये जब ये वेव्स निकल रही है तो क्या करती है, पूरे अर्थ के, मतलब पूरे अर्थ की बॉडी में सर्कुलेट होती हैं। और पूरी बॉडी के अलावा अगर हम बात करें तो सरफेस में भी जनरेट होती हैं। तो अर्थक्वेक से 2 टाइप की वेव्स निकलती हैं, एक आपकी बॉडी वेव है, एक आपकी बॉडी वेव है, और दूसरी आपकी कैसी है, सरफेस वेव है, ठीक है। बॉडी वेव वो वेव है आपकी जो पृथ्वी के, मतलब जैसे मैं अगर अभी क्रस्ट के ऊपर खड़ी हूँ तो जो उसकी पूरी बॉडी में इंटरनली क्या हो रही है, स्प्रेड हो रही है, उसको हम बॉडी वेव बोलेंगे। और आपकी सरफेस वेव जो सरफेस में आपकी ट्रेवल करती है। तो अगर हम बात करें तो ज्यादा डिस्ट्रक्शन कौन सी वेव आपकी कॉज करेगी, तो आपकी सरफेस वेव, जो सतही आपकी तरंगे हैं वो क्रॉस करेंगी। लेकिन जब हम बॉडी वेव्स की बात करते हैं तो उसमें आपकी 2 टाइप की वेव्स आती है, एक होती है प्राइमरी वेव्स यानी कि प्राथमिक तरंगे, दूसरी होती है आपकी सेकेंडरी वेव्स या द्वितीयक तरंगे। अगर हम प्राइमरी वेव्स की बात करें तो प्राइमरी वेव्स आपके सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में आपके मूव कर सकती हैं। लेकिन इसकी जो सबसे ज्यादा स्पीड होगी वो किसमें होगी, सॉलिड में। मतलब अगर क्रस्ट आपकी सॉलिड है तो क्रस्ट में आपको स्पीड इसकी प्राइमरी वेव की ज्यादा देखने के लिए मिलेगी। लेकिन क्रस्ट के बाद हम नीचे आते हैं तो आपको एस्ट्रोनोस्फीयर आता है। एस्ट्रोनोस्फीयर में क्या होगा, एस्ट्रोनोस्फीयर में वो दुर्बलता मंडल है, वहां पे सॉलिड की कंपेरेटिवली कैसा है, वो सेमी मोल्टन स्टेट में है। तो प्राइमरी वेव आपको वहां भी देखने को मिलेगी। लेकिन जैसे अगर मैं ग्लास का एग्जांपल लूं, ग्लास में जब आप किसी ग्लास में हाफ ग्लास में पानी भरा हुआ है और अगर आप उसमें पेंसिल टिप करते हैं तो पेंसिल क्या आपकी सीधी रहती है, पेंसिल आपकी रिफ्रैक्शन की वजह से थोड़ा सा टिल्ट कर जाती है।
वो जो डेंस और रेयर मीडियम वाली चीज है, कि हम डेंस से रेयर में जा रहे हैं, रेयर से डेंस में जा रहे हैं, तो कैसा होता है, रिफ्रैक्शन होता है। तो वही वाली चीज होती है। आपकी जो प्राइमरी वेव जो है, जो आपकी प्राथमिक तरंगे हैं, ये तीनों मीडियम में आपकी ट्रेवल कर सकती हैं, लेकिन ये जो सॉलिड है इसमें इसकी स्पीड सबसे फास्ट होती है। लेकिन जैसे ये थोड़े से आपके सेमी मॉल्टन स्टेट में पहुंचेंगी तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। और फिर रिड्यूस होने की वजह से, जैसे मान लीजिए ये सॉलिड में ऐसा ट्रेवल कर रही है, लेकिन ये सेमी मॉल्टन में आई तो इसकी वजह से मान लीजिए इसकी स्पीड रिड्यूस हुई और इस तरह से वेव अगर आपकी स्लाइड टिल्ट हो गई, तो जहां पे आपको वेव का ये वाला पोर्शन है, जहां पे आपको वेव नहीं दिख रही है, इस एरिया को हम क्या बोल देंगे, शेडो जोन बोल देंगे, ठीक है ना। और इसी तरह से आपके और देखिए इसी चीज से हमको ये पता चलता है कि जो पृथ्वी का इंटीरियर है वो कैसा है। अगर हम अर्थ के इंटीरियर की बात करें तो मैं कह रही हूँ कि अगर मैं 1 किलोमीटर नीचे जा रही हूँ, अगर 2 से 3 डिग्री सेल्सियस आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है, मतलब बहुत ज्यादा नीचे तक तो हम डिग नहीं कर सकते। अगर मैं अभी भी बात करूँ तो 12-13 किलोमीटर से ज्यादा अंदर तक हमने अभी डिग नहीं किया है, वो पॉसिबल ही नहीं है। आप कोई भी अपना इंस्ट्रूमेंट भेजेंगे, टेम्परेचर इतना ज्यादा है कि वो मेल्ट आपका कर जाएगा। तो हमें फिर अर्थ का इंटीरियर समझने के लिए कुछ इनडायरेक्ट, अप्रत्यक्ष स्रोतों के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ता है। और ये जो आपकी अर्थ से निकलने वाली जो आपकी वेव्स हैं, जो चुंबकीय तरंगे हैं, ये हमारे लिए एक एविडेंस की तरह काम करती है, जो हमको बताती है कि अर्थ का इंटीरियर कैसा है। अगर प्राइमरी वेव आपकी तीनों मीडियम में ट्रेवल करती है, सॉलिड में फास्ट ट्रेवल करती है, अगर वो क्रस्ट में, ये सब कैसे पता चलेगा, जो सिस्मोग्राफ आपका एक इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है, जहां से हम क्या करते हैं, अर्थक्वेक का पता लगाते हैं कि हाँ इतनी इंटेंसिटी का है, उसमें ये सारी चीजें पता चल जाती हैं। उतने टेक्निकलिटी में हमको नहीं जाना है, आपके बस काम का जितना आप वो समझिए। अगर मैं क्रस्ट की बात करूं, अगर मान लीजिए आपके फोकस से क्या हो रही है, वेव आपकी निकल रही है, तो अगर क्रस्ट में उस वेव की आपकी स्पीड ज्यादा है, मतलब कि क्रस्ट आपका सॉलिड है। अगर एस्टेनोस्फीयर में जाके आपकी स्पीड रिड्यूस हो रही है और वेव आप में आपकी रिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है, तो मतलब क्या है, वहां पे वो जो है वो सॉलिड नहीं है। फिर अगर आउटर कोर में चली गई, जो आपका लिक्विड स्टेट में है, तो वहां पे स्पीड उसकी और ज्यादा रिड्यूस हो जाएगी। तो इससे हमको पता चलेगा कि हाँ अर्थ का इंटीरियर एक्चुअल में कैसा है। फिर जब मैं बात करूं किसकी, आपके सेकेंडरी वेव्स की, तो सेकेंडरी वेव जो होती है आपकी, ये सिर्फ और सिर्फ सॉलिड में, सिर्फ और सिर्फ जो ठोस आपका स्ट्रक्चर होता है अर्थ के इंटीरियर का, उसी में बस ट्रेवल करती है। तो वहां से भी हमको पता चल जाता है। आप एस वेव देखेंगे तो एस वेव आपको सिर्फ क्रस्ट में दिखाई देगी। फिर आपके एस्थेनोस्फीयर, क्योंकि आपका सेमी मॉल्टन में है, यहाँ पे भी थोड़ा बहुत दिखाई देगी। फिर आप और नीचे जब जाएंगे तो आप अगर मेंटल में जाए तो वहां पे आपको दिखाई देगी। मेंटल के बाद फिर आपको एस वेव्स देखने के लिए नहीं मिलेगी। क्यों नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि आपका जो आउटर कोर है वो कैसा है, बिल्कुल प्रॉपर लिक्विड स्टेट में है, और द्वितीयक तरंगें आपके सिर्फ सॉलिड में ट्रेवल करती हैं। तो वो आपका अगर तरल अवस्था में है तो एस वेव वहां पे जाके रुक जाएगी। तो आपकी जो एस वेव है वो ना तो आपको आउटर कोर में दिखेगी, और जब आउटर कोर में रुक गई है तो इनर कोर में जाने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, ठीक है ना। तो ये अगर आपको इंटीरियर नहीं पता है तो फिर आप कैसे जानेंगे। और इस पे क्वेश्चन आ चुका है आपका। मैं लास्ट में जो 30th क्वेश्चन ली हूँ, वो जो लास्ट ईयर प्री में मतलब लास्ट ईयर नहीं, जो आपके 3-4 साल पहले अर्थक्वेक पे क्वेश्चन आया था, वही वाला क्वेश्चन मैंने लिया, ठीक। चलिए, तो अभी देखिए इतना आपको अगर नॉलेज हो चुका है तो इस पे बताइए कौन सा क्वेश्चन आपका इसमें क्या होगा इसका आंसर। द अर्थक्वेक वेव्स दैट कैन नॉट पास थ्रू द आउटर कोर आर। कौन सी ऐसी वेव्स है जो आउटर कोर से पास नहीं हो सकती, आपकी एस वेव्स आपकी सिर्फ और सिर्फ सॉलिड में ट्रेवल करती हैं। आउटर कोर आपका लिक्विड में है, द्रव अवस्था में है, तो वो आउटर कोर में पास नहीं करेंगे। तो इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा एस वेव्स। अगर हम एल वेव्स या रिले वेव्स की बात करें तो ये आपकी सरफेस वेव्स है, मतलब ये बॉडी वेव्स है जो अंदर से जनरेट हो रही है, लेकिन फिर जो ऊपर में जनरेट हो रही है अर्थ के सरफेस में, इसको हम क्या बोलेंगे, सरफेस वेव्स या सतही तरंगे बोलेंगे, ठीक है ना। एस तरंगे इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एस वेव्स कैन नॉट ट्रेवल थ्रू लिक्विड्स इंडिकेटिंग द आउटर कोर इज लिक्विड। ये इंडिकेट करती है कि जो हमारा आउटर कोर है वो किस अवस्था में है, द्रव अवस्था में। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। क्रस्ट महासागरों के नीचे महाद्वीपों की तुलना में अधिक मोटी होती है। द क्रस्ट इज थिकर अंडर ओशंस देन अंडर कॉन्टिनेंट्स। नहीं, हमने कॉन्टिनेंट में देखा है कि उसकी जो आपकी विड्थ है, जो चौड़ाई है, वो 70 किलोमीटर तक जाती है, और अगर ओशंस की बात करें तो वहां पे आपको ऑन एन एवरेज 35 किलोमीटर देखने के लिए मिलती है। मतलब कि फर्स्ट स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। सेकंड देखिए, द क्रस्ट इज मेनली मेड अप मोस्टली ऑफ आयरन एंड निकल। क्रस्ट मुख्यतः लोहे और निकल से बनी होती है। नहीं, आपका जो कोर है, जो आपका क्रोड है, वो आपका लोहे और निकल से बना होता है। क्रस्ट जो है आपकी, वो सियाल, सीमा, सिलिका, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, इनसे मिलकर बनी होती है, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका ये भी गलत हो जाएगा। हमको पूछ रहा है कि ट्रू क्या है, ठीक।
थर्ड देखिए, द मेंटल एक्सटेंड्स डाउन टू 2900 किलोमीटर, ये आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। 2900 किलोमीटर में हमारा मेंटल होता है, और 6371 किलोमीटर में बात करें तो पृथ्वी की त्रिज्या होती है, यानी कि कोर आपका कहाँ पे खत्म होता है, 6371 किलोमीटर पे। तो थर्ड स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। फोर्थ भी देख लेते हैं, द कोर इज कंपोज मेनली ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशियम, नहीं, ये आपका इंटरचेंज है, बी और आपका क्या, डी, ठीक। तो आपका डी स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। कोर आपका मुख्यतः निकल और फेरस से मिलकर बना होता है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, नीफे लेयर बोलते हैं, ठीक। चलिए, अब ये सब आप पता नहीं पढ़े होंगे कि नहीं पढ़े होंगे, लेकिन अगर ये नहीं पता है बताइए तो फिर अर्थक्वेक में क्वेश्चन है उसको कैसे सॉल्व करेंगे। और अगर आप देखिए जितने भी लोग इस साल प्री में सिलेक्शन लेने वाले होंगे, ये एक बेसिक सी चीज है कि अगर किसी भी टॉपिक से आपको पहले क्वेश्चन पूछे गए हैं तो आपकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उस टॉपिक को पढ़ के जाएं, भले उससे एक दो बार ही क्वेश्चन पूछा गया है, तभी आप एक कट ऑफ के बीच में बस लटकते नहीं रहेंगे, आपको उस चीज को क्रॉस करना है और आप बिल्कुल पेपर देने के बाद कॉन्फिडेंट रहेंगे कि हाँ यार मैंने तो वो वाले क्वेश्चन भी सॉल्व करे हैं जो लोग कम ही पढ़ के जाते हैं, तो मतलब मेरा तो प्री निकला ही हुआ है। फिर आप 1-1.5 महीने वेट नहीं करेंगे मेंस के रिजल्ट का, आप बिल्कुल श्योर होंगे और अपने मेंस की तैयारी में बिल्कुल प्रीलिम्स के बाद लग जाएंगे, ठीक है। और अगर आपको वो वाला कॉन्फिडेंस चाहिए तो आपको ऐसे टॉपिक्स भी प्रिपेयर करके जाने हैं जिनसे क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं। और अगर पर्टिकुलर एक एक सब्जेक्ट की भी बात करें तो सब्जेक्ट में भी अगर कोई ऐसा टॉपिक है जहां पे आपको ऐसा लगता है कि इस सेक्शन से क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं तो आप उसको भी करके जाइए, बिल्कुल भी छोड़ के मत जाइएगा इन सब टॉपिक्स को। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेंटल 2900 किलोमीटर गहराई तक फैला है, पृष्ठ महासागरों के नीचे पतली है, कोर मुख्यतः नीफे से बनाई, से मैं बता चुकी हूँ, पढ़ लीजिएगा। चलिए, पृथ्वी का औसत घनत्व किस भाग में सर्वाधिक होता है। अब हम बात कर चुके हैं कि जो अगर हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना में नीचे नीचे जैसे जैसे जाते जाएंगे तो आपका तापमान भी बढ़ेगा, आपका जो घनत्व है वो भी बढ़ेगा, और जो आपका दाब है वो भी बढ़ेगा। तो मतलब तापमान, घनत्व, दाब, तीनों चीजों में बढ़ोतरी होगी। तो सबसे नीचे कौन सी लेयर है, आपका कोर है। कोर में भी बात करें तो जो आपका इनर कोर है, आंतरिक जो आपका क्रूड है, सबसे ज्यादा घनत्व कहाँ का होगा, वहीं का होगा। तो देखिए पृथ्वी का औसत घनत्व किस भाग में सर्वाधिक होता है, तो कोर में, ऑप्शन डी। द बाउंड्री दैट सेपरेट्स द मेंटल फ्रॉम द कोर इज नोन एज, मेंटल को कौन सी बाउंड्री सेपरेट कर रही है आपकी, मेंटल को कोर से, आपकी गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी। कोनरेड सियाल को सीमा से, लेहमान आउटर कोर को इनर कोर से, मोहो क्रस्ट को मेंटल से, ठीक। गुटेनबर्ग असंततता। एक रेपिटी करके आपकी डिस्कंटिन्यूटी है, ये इतना ज्यादा तो नहीं पूछेगा, रेपिटी डिस्कंटिन्यूटी है, रेपिटी असंततता है, ये जो आपकी है ये अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में भी बाउंड्री बनाती है, ठीक है ना। चलिए, द लेहमान डिस्कंटिन्यूटी इज फाउंड बिटवीन, किसके किसके बीच में आपको देखने को मिलती है लेहमान डिस्कंटिन्यूटी, तो ये आपके इनर कोर और आउटर कोर के बीच में, आंतरिक कोर और बाह्य कोर के बीच में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये जो डिस्कंटिन्यूटी है ये आपके स्ट्रक्चर में, लेयर में थोड़ा बहुत चेंज होगा, तभी तो डिस्कंटिन्यूटी कह रहे हैं, अगर सिमिलर होता तो फिर उसका नाम भी क्यों बदलते हैं हम। चलिए, दुर्बलता मंडल के बारे में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। यह स्थल मंडल के ठीक नीचे स्थित होती है, बिल्कुल सही है। जो हम लिथोस्फीयर जिसको कहते हैं, जो 100 किलोमीटर की हमारी डेप्थ है, जिसमें 70 किलोमीटर आपका क्रस्ट का, भूपर पट्टी का, और 30 किलोमीटर अपर मेंटल का, अपर पार्ट आपका, इसको मिला ले तो उसके नीचे आपका 100 से लेके 300 किलोमीटर तक में क्या लाया करता है आपका दुर्बलता मंडल या एस्थेनोस्फीयर। तो पहला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए, यह आंशिक रूप से द्रवित होती है और प्लास्टिक की परत की तरह व्यवहार करती है, बिल्कुल सही। ये आंशिक रूप से आपकी क्या है, पिघली हुई अवस्था में होती है। क्यों पिघली हुई अवस्था में होती है, क्योंकि यहाँ पे आपकी रेडियोधर्मी तत्व पाए जाते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स पाए जाते हैं, और ये एलिमेंट्स कैसे होते हैं, जब ये इनका विघटन होता है, जब ये डिके होते हैं तो एनर्जी रिलीज करते हैं, किसके फॉर्म में, हीट के फॉर्म में। और यही हीट जो होती है वो जो आपकी रॉक्स वहां पे होती है उनको क्या होती है, टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से पिघला देती है। तो ये आपका सेमी मोल्टन स्टेट में होता है। दूसरा भी सही है, ज्वालामुखी गतिविधि के लिए मैग्मा का निर्माण मुख्यतः इसी क्षेत्र में होता है, ये भी आपका सही है। यही आपका सेमी मोल्टन स्टेट है। एस्टेनोस्फीयर है जो क्या होता है, जो हम ज्वालामुखी देखते हैं, वोल्केनो फटते हुए देखते हैं, उसका सोर्स बनता है, ठीक। तो आपके तीनों स्टेटमेंट क्या है इसमें, सही है। आगे बढ़ते हैं। अब जो क्वेश्चन है थोड़ा सा बड़ा, डरावना, घबराने जैसा क्वेश्चन दिख रहा है, पर बिल्कुल एकदम लड्डू क्वेश्चन है। अभी तक अगर आपने समझ लिया होगा तो फिर इस क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, हिंदी में पढ़ो इंग्लिश में, ऐसे इंग्लिश में ज्यादा पढ़ती हूँ, ध्यान नहीं रहता तो हिंदी में पढ़ती हूँ। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1, दुर्बलता मंडल को निम्नलिखित
दुर्बलता मंडल को निम्न वेग क्षेत्र लो वेलोसिटी जोन भी कहा जाता है और यह स्थल मंडल प्लेटों को अपने ऊपर सरकने देती है। इसमें भी पढ़ लेती हूँ। द एस्थेनोस्फीयर इज ऑल्सो कॉल्ड द लो वेलोसिटी जोन एंड अलाउज द लिथोस्फेरिक प्लेट्स टू मूव अबव इट। बताइए एस्थेनोस्फीयर को लो वेलोसिटी जोन आपके क्यों बोलेंगे? लिथोस्फीयर को तो मूव करने वो दे रहा है, आपका नीचे वाला स्ट्रक्चर है वो कैसा है, पिघला हुआ है। जैसे पानी के ऊपर आपकी बर्फ तैरती है ना, उसी तरह से आप समझ लीजिए कि जैसे आपका नीचे एस्थेनोस्फीयर है और उसके ऊपर आपकी क्या है, लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं। तो हम ये जो देख रहे हैं कि कहीं पे नॉर्थ अमेरिका है, कहीं पे साउथ अमेरिका है, इसके नीचे आपका क्या है, लिथोस्फीयर है। और वही लिथोस्फीयर है जो कि क्या कर रहा है, पिघली अवस्था में और अपने ऊपर इनको तैरने दे रहा है। और वो तैर रही है और फिर क्या कर रही है, हर साल 5 सेंटीमीटर की पर 5 सेंटीमीटर पर ईयर की स्पीड से क्या कर रही है, मूव कर रही है। और फिर जो भी हम एक्टिविटीज देखते हैं कि दो आपकी प्लेट्स मूव करती हैं, तो फिर आपके हिमालय का फॉर्मेशन हो गया है। मतलब इसी तरह के और भी फोल्ड माउंटेन्स हैं। नॉर्थ अमेरिका में बात करें तो आपके एंडीज हैं, साउथ अमेरिका में आएंगे, सॉरी नॉर्थ अमेरिका में जाएंगे तो रॉकीज हैं, साउथ अमेरिका में आएंगे तो आपके एंडीज हैं, यूरोप में आप जाएंगे तो एल्प्स हैं, आप अगर अफ्रीका में जाएं तो आपके एटलस माउंटेन्स हैं। ये सब आपके फोल्ड माउंटेन्स के एग्जाम्पल है। और इन फोल्ड माउंटेन्स का जो आपका फॉर्मेशन हुआ है, ये आपकी प्लेट्स के एक दूसरे की तरफ कन्वर्जेंस करने की वजह से ही हुआ है। ठीक है, अब सारी जो प्लेट्स आपकी कन्वर्ज करती हैं, फिर जो एक्टिविटी होती है उसकी वजह से आपके फोल्ड माउंटेन्स का निर्माण हुआ। इसके अलावा वहां पे वॉल्केनिक एक्टिविटी आपको देखने के लिए मिलेगी, अर्थक्वेक देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है ना। तो जो आपका ये वाला स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है कि ये एस्थेनोस्फीयर अलाउ करता है लिथोस्फेरिक प्लेट्स को अपने ऊपर मूव करने के लिए। लेकिन जो पहले स्टेटमेंट का पहला पार्ट देख रहे हैं कि द एस्थेनोस्फीयर इज आल्सो कॉल्ड द लो वेलोसिटी जोन, ये किस रिस्पेक्ट में बोल रहा है लो वेलोसिटी जोन? थोड़ा सा दिमाग लगाइए, अभी तक में हम कुछ चीजें हम यहाँ पे समझ चुके हैं। हम बात कर रहे थे अर्थक्वेक की। अर्थक्वेक में जब आपकी वेव्स निकलती हैं, मान लीजिए ये अर्थ का क्या है, क्रस्ट है। तो क्रस्ट है, मान लीजिए यहाँ पे, मतलब आपका जो मान लीजिए यहाँ पे आपका क्या है, फोकस है, यहीं से आपका क्या हो रहा है, अर्थक्वेक अगर जनरेट होता है, अर्थक्वेक आपका जनरेट होता है, जिस पॉइंट से जनरेट होता है उसको हम फोकस कहते हैं। वो आपको जनरली क्रस्ट में देखने को मिलता है। अभी क्या है, यहाँ से आपकी वेव्स क्या होंगी, इस तरह से जनरेट होंगी। ठीक है, वेव्स आपकी जनरेट होती हैं, ये तो मैं ऐसे बना दी हूँ। तो जब आप क्रस्ट में है तो आपकी वेव की स्पीड कैसी है, वेलोसिटी वेव की आपकी हाई है। लेकिन अगर आप दुर्बलता मंडल में आएंगे तो मैं जैसे प्राइमरी वेव्स के बारे में बता रही थी, तो उसकी स्पीड क्या होगी, कम हो जाएगी, वेलोसिटी कम हो जाएगी वेव्स की। इस वजह से हम अर्थक्वेक से निकलने वाली जो चुंबकीय तरंगे हैं उनकी स्पीड के रिस्पेक्ट में हम इस दुर्बलता मंडल को क्या बोलते हैं, और लो वेलोसिटी जोन बोलते हैं। क्योंकि सॉलिड में जो वेव्स है उनकी स्पीड ज्यादा होती है और आपके लिक्विड में या सेमी मॉल्टन स्टेट में जब वो प्रवेश करती है तो उनकी स्पीड आपकी कम हो जाती है। तो जो दुर्बलता मंडल है उसको हम क्या बोलेंगे, लो वेलोसिटी जोन या आपका निम्न वेग क्षेत्र बोलेंगे। ठीक है ना। क्यों बोलेंगे, चुंबकीय तरंगों की स्पीड के रिस्पेक्ट में। तो पहला स्टेटमेंट मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी, क्लियर है, पहला स्टेटमेंट आपका सही भी है। स्टेटमेंट 2 देखिए, दुर्बलता मंडल आंशिक रूप से द्रवित है जिसके कारण भूकंपीय तरंगों की गति यहाँ कम हो जाती है और यही उत्पन्न संवहन धाराएं प्लेटों की गति को संचालित करती हैं। The asthenosphere is partially molten, causing seismic waves to slow down. Asthenosphere आपका सेमी मॉल्टन, पार्शियली मॉल्टन है, जो कि seismic waves को क्या करता है, स्लो डाउन करता है, एंड जनरेटिंग कन्वेक्शन करंट्स दैट ड्राइव क्या करता है, प्लेट मूवमेंट। तो आपका वही जो एक्सप्लेन करी हूँ वही दूसरे में लिखा है, मतलब आपका पहला स्टेटमेंट भी सही है, दूसरा भी सही है, और दूसरा पहले को करेक्टली एक्सप्लेन करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। अब देखिए हमेशा जनरली हम देखें तो स्टेटमेंट जो है आपकी इसी तरह से आते हैं, पहले में लिखा रहेगा कि बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। दूसरे में लिखा रहेगा कि दोनों ट्रू है लेकिन जो स्टेटमेंट 2 है इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तीसरे में स्टेटमेंट 1 करेक्ट, स्टेटमेंट 2 फॉल्स। ये जनरल पैटर्न ऐसा होता है। लेकिन कभी कभी एग्जामिनर को पता है कि जो आपके असर्शन और रीजनिंग वाले क्वेश्चन होते हैं इसमें बच्चे इसी माइंडसेट के साथ खेलते हैं कि हाँ ऐसा ही ऑप्शन दिया रहेगा, तो कभी कभी उसको चेंज कर देता है। वो हो सकता है जो आपकी सेकंड वाली चीज है वो फर्स्ट में लिखी हो, सेकंड स्टेटमेंट वाली, और फर्स्ट वाली आपकी सेकंड में लिखी हो, तो उसको ऑप्शन को भी बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है ना। कोई ऐसा रूल नहीं है कि हमको इसी सीक्वेंस में इस चीज को लिखना है। और कई बार एग्जाम में देखा गया है कि जो आपका एग्जामिनर है वो थोड़ा चालाकी दिखाने के लिए इस तरह के ऑप्शंस में फेरबदल करता है, तो बिल्कुल फोकस होके पेपर को सॉल्व करिएगा। चलिए, तो ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
पृथ्वी के भीतर वह बिंदु जहां भूकंप की उत्पत्ति होती है कहलाता है, हम पढ़ चुके हैं, ये आपका फोकस है या अवकेंद्र है, और वैसा पॉइंट जहाँ पे अर्थ की वेव सबसे पहले रीच करती है, ये अर्थ की बॉडी है, यहाँ पे फोकस है। अब ये ऐसे जाएगी तो सबसे पहले कहाँ रीच करेगी? जो आपका स्ट्रेट पाथ होता है, फिजिक्स में हम पढ़े हैं, स्ट्रेट पाथ इज द शॉर्टेस्ट पाथ। जो सबसे सीधा सीधा रास्ता है कौन सा दिख रहा है? ये सीधा सीधा वाला रास्ता है, तो सबसे शॉर्ट भी यही वाला रास्ता होगा, तो सबसे पहले भी यही पहुंचेगी। इसलिए हम देखते हैं कि फोकस के जस्ट लंबवत ही आपका बिंदु होता है कौन सा? एपिसेंटर वाला, जिसको हम क्या बोलते हैं? उपकेंद्र बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अवकेंद्र। जो आपका सिस्मोग्राफ है, इसी से हम क्या करते हैं? भूकंप की माप करते हैं। लिखा हुआ है, बता चुकी हूँ ये सब। चलिए, सिस्मोग्राफ क्या मापता है बताइए? शैलों का तापमान, पृष्ठ की संरचना, भूकंपीय तरंगों की दिशा और आयाम, प्लेटों की गति का कोण। प्लेटों की भूकंपीय तरंगों की दिशा और उनका आयाम, जो आपकी सिस्मिक वेव्स होती है, इनकी स्पीड कितनी है, क्या डायरेक्शन है, ये सब चीजें, मैग्नीट्यूड कितना है, ये सब चीजें डिसाइड करता है। तो डायरेक्शन एंड एम्पलीट्यूड ऑफ सिस्मिक वेव्स, ये आपका कौन डिसाइड करता है? आपका सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफी तो हिंदी में भी सिस्मोग्राफी लिख के आएगा। अब जो आपका अराइवल टाइम है, कितने टाइम पे आने वाला है, आपकी स्पीड कितनी है और इंटेंसिटी कितनी है वेव्स की, ये सब कौन डिसाइड करता है? आपका सिस्मोग्राफ डिसाइड करता है। मतलब एडवांस में भी तो हमको चाहिए होता है ना कि हमें थोड़ा सा पहले से पता चल जाए, तो हम क्या करें? प्रिपेयर्डनेस करें कि हाँ अर्थक्वेक आने वाला है। तो एकदम बहुत ज्यादा तो प्रिपेयर नहीं कर सकते, पर आपने वो एड वेड देखे होंगे, कहा जाता है कि आप खुले मैदान में चले जाएं, जिससे अगर बिल्डिंग गिरने वाली हो तो अगर आपको कोई खतरा होने वाला हो तो नहीं हो। इसके अलावा अगर घर में ही है तो किसी आपका जो बड़ा फर्नीचर है सॉलिड वाला, उसके नीचे छुप जाए, टेबल के नीचे छुप जाए, जिससे अगर कोई सामान चीज आपकी गिरे भी तो आपके ऊपर डायरेक्ट नहीं गिरे। तो ये सब कुछ कुछ चीजें हैं। मतलब अगर आपके पास पहले से इस सिस्मोग्राफ के थ्रू आपको पता चल रहा है कि हाँ अर्ली वार्निंग कुछ एक सिस्टम होता है, वहां से अगर आपको पता चल रहा है तो फिर आप पहले से प्रिपेयर्डनेस कर लेते हैं। फिर सिस्मोग्राफ वगैरह के थ्रू आपको ये पता चलता है कि कितने इंटेंसिटी का अर्थक्वेक आया है। हर जगह पे जहाँ पे भी जो भी आपके अर्थक्वेक प्रोन रीजन है, वहां पे ये सब चीजें लगी रहती हैं, सारे इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है ना? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट पी वेव्स। पी वेव्स आर द फास्टेस्ट सिस्मिक वेव्स। जो आपकी प्राथमिक तरंगे हैं वो कैसी हैं? सबसे फास्टेस्ट है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है ना? तभी उसको हम प्राथमिक कह रहे हैं, वरना क्यों कहते हैं प्राथमिक? फिर जो आपकी पी वेव्स है, कैन ट्रेवल थ्रू सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, ये भी आपका बिल्कुल सही है, तीनों मीडियम में ट्रेवल करती हैं। वहीं जो आपकी एस वेव्स हैं वो केवल और केवल सॉलिड में ट्रेवल करती है। तो एस एस से ध्यान रखिएगा कि जो एस वेव्स हैं, द्वितीयक तरंगें, वो केवल सॉलिड में ट्रेवल करती है। फिर तीसरा देखिए, पी वेव्स कॉज ट्रांसवर्स वाइब्रेशंस इन रॉक पार्टिकल्स। अब एक आपका होता है क्या? अनुदैर्घ्य मूवमेंट, लॉन्गिट्यूडनल, इस तरह वाला, और एक होता है आपका अनुप्रस्थ मूवमेंट। तो जो आपकी पी वेव्स हैं वो इस तरह के शेप में चलती हैं, लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट करती हैं, और जो आपकी एस वेव्स हैं वो इस तरह का आपका ट्रांसवर्स कंपनी करती हैं। तो जो पी वेव्स के बारे में लिखा है कि पी वेव्स कॉज ट्रांसवर्स वाइब्रेशन इन रॉक पार्टिकल्स, नहीं, जो आपकी एस वेव्स हैं वो ट्रांसवर्स वाइब्रेशन करती हैं, और जो पी वेव्स हैं वो लॉन्गिट्यूडनल आपके वाइब्रेशन करती हैं। तो ये आपका जो एग्जैक्ट है कि आपका अनुप्रस्थ तरंगे क्या है, अनुदैर्घ्य तरंगे क्या है, ये सब आप साइंस में देखिएगा। जो आपका लेक्चर नंबर 16 है, वो हीट वाला कोई सा चैप्टर है, वहां पे मैम ने अच्छे से एक्सप्लेन किया, तो आपको ठीक से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हम बहुत ज्यादा उसकी डेप्थ में नहीं जाएंगे, बस आप इतना ध्यान रखिएगा कि कौन सी वेव कैसा आपका वाइब्रेशन करती है। तो पी वेव्स की बात करें तो वो ऐसी चलती है, एस वेव की बात करेंगे हम तो ऐसे चलती है। इसका एक छोटा सा एनिमेशन वाला वीडियो देख लीजिएगा, उसमें ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, 2-3 सेकंड का होता है, अगर ज्यादा समझना है तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 and 2 ओनली। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1, एस वेव्स डू नॉट रीच द आउटर कोर ऑफ द अर्थ। ठीक है, हमको पता है एस वेव्स क्यों रीच नहीं करेगी, क्योंकि आउटर कोर हमारा लिक्विड है, और आउटर कोर अगर लिक्विड है तो फिर एस वेव जो है वो आपकी सिर्फ सॉलिड में ट्रेवल करती है। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। एस वेव्स कैन नॉट ट्रेवल थ्रू लिक्विड्स। हाँ, मतलब कि बोथ 1 and 2 आर ट्रू एंड 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ इट। अगर आपने एक्सप्लेनेशन ठीक से सुना है, मान लीजिए पहली बार देख रहे हो और अगर एक बार में नहीं समझ में आया तो उसको बैक साइड में जाके फिर से देख लीजिएगा। ठीक है ना? तो आपको ये क्वेश्चन ना बिल्कुल हलवे जैसा लग रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी होगी। तो पहला क्वेश्चन, पहला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही है। एक और दो दोनों सत्य हैं, और जो दो है वो एक ही सही वाक्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
सतही तरंगे हैं। सतही तरंगे सरफेस वेव्स किसको कहते हैं? द फास्टेस्ट वेव्स नहीं, फास्टेस्ट तो आपकी प्राइमरी वेव्स हैं जनरेटेड आफ्टर पी एंड एस वेव्स, ये आपका हो सकता है। प्राइमरी और सेकेंडरी तरंगों के बाद आपकी सतही तरंगे आती हैं। द लीस्ट डिस्ट्रक्टिव नहीं, ये सबसे ज्यादा विनाशकारी आपकी तरंगे हैं, क्योंकि वो जो बॉडी वेव्स हैं वो क्या करती हैं? वो तो बॉडी में ट्रेवल कर रही हैं, तो वो जो भी करेंगी वो अर्थ के इंटीरियर में करेंगी। लेकिन जो सरफेस वेव है, जैसे बॉडी वेव की बात करूं, काय तरंगे जो है ये तो ऐसे मूव कर रही हैं, तो ये क्या कर रही हैं? अर्थ के अंदर जो भी कर रही हैं, उसकी वजह से जो एक्टिविटी हो रही है। लेकिन जो सरफेस है वो तो यहाँ पे ऐसे से चलती है, और ऐसे से चलेंगी तो ज्यादा डिस्ट्रक्शन जो सरफेस में चल रही है वो वेव करेगी ना, तो आपकी सबसे विनाशकारी तरंगे हैं। तो तीसरा भी आपका गलत हो गया, पहला भी गलत। एबल टू ट्रेवल थ्रू लिक्विड्स ओनली, ये भी आपका गलत है, ऐसा हम कुछ पढ़े ही नहीं है इसके बारे में। तो क्या होगा आंसर? पी और एस तरंगों के बाद उत्पन्न होती है। ठीक है, दो तरह की तरंगे होती है, बॉडी वेव्स जिसमें प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राथमिक और सेकेंडरी तरंगे हो गई, और आपकी दूसरी होती है सरफेस वेव जिसमें आपकी रिले वेव्स आती है, लव वेव्स आती है। ठीक है, लव वो वाला नहीं है, वो जो साइंटिस्ट हैं उनके नाम पे उसका नाम पड़ा है। ठीक है, चलिए। Surface waves arrives last and cause maximum damage due to large amplitude generated after P and S waves. ठीक है, देख लीजिएगा एक्सप्लेनेशन, वो जो बताई हूँ वही लिखा है। अब देखिए, P तरंगों का छाया क्षेत्र किस कोणीय सीमा के बीच पाया जाता है? अब आपने अगर थोड़ा बहुत ये एनसीईआरटी का चैप्टर 2 जो है इंटीरियर ऑफ द अर्थ वो आपने देखा होगा 11th क्लास की, तो उसमें हम देखेंगे तो इस तरह से आपका यहाँ पे ये कोर है, मतलब आपका क्रस्ट है, फिर यहाँ पे आपका कोर है, यहाँ मेंटल है, इस तरह से बनाता है। ये 2D में बहुत अच्छे से आपको डायग्राम ऐसे नहीं समझ में आएगा, आप इसका एनिमेशन वगैरह देखेंगे तो आपको एंगल समझ में आएगा कि ठीक से वो क्या कहना चाह रहा है। शेडो जोन है वो समझ जाइए, जैसे मैंने आपको बताया कि आपकी प्राइमरी वेव्स हैं वो क्रस्ट में क्या करती हैं? बहुत फास्ट स्पीड में ट्रेवल करती हैं, लेकिन फिर जब वो एस्ट्रोनोस्फेयर में जाती है तो उनकी स्पीड रिड्यूस हो जाती है। तो फिर रिड्यूस होने की वजह से जो भी उनका वेव्स में रिफ्लेक्शन वगैरह होता है, और वो वैसा पार्ट जो रह जाता है जहाँ पे आपकी पी वेव्स नहीं पहुंच पा रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? पी वेव्स का शेडो जोन बोलेंगे। अब जो आपकी एस वेव्स हैं, एस वेव तो आपकी सिर्फ और सिर्फ सॉलिड में ही ट्रेवल करती हैं, तो एस वेव्स आपकी लिक्विड वाले एरिया में जाएगी ही नहीं। तो अगर हम शेडो जोन की बात करें तो पी वेव का शेडो जोन आपका जो प्राथमिक वेव्स का जो छाया क्षेत्र है वो आपका छोटा होगा, और द्वितीय जो आपकी तरंगे हैं सेकेंडरी वेव्स जो है इनका जो शेडो जोन होगा कैसा होगा? प्राथमिक आपकी तरंगों के कंपैरेटिवली बड़ा होगा। ठीक है ना, क्यों बड़ा होगा आप समझ गए? तो आप ये एंगल को चाहे तो अभी बस ध्यान कर लीजिए। ठीक है, बाकी मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ, आप वाला डायग्राम देखिएगा, फिर उसके बाद एक छोटा सा एनिमेशन देख लीजिएगा। यहाँ पे 2D में आपको थोड़ा सा समझने में दिक्कत होगी। अब अगर हम सरफेस की बात करें तो जहां पे आपका क्या है? फोकस है और एपिसेंटर है, यहाँ से अगर आप इस तरह से लाइन ड्रॉ करें तो आप देखेंगे कि जो आपकी 103 डिग्री, मतलब मैं जो बेस ले रही हूँ 103 डिग्री और 142 डिग्री जब मैं कह रही हूँ तो उसका जो बेस है मेरा वो क्या है? ये वाली लाइन है। यहाँ से आप देखेंगे 103 डिग्री से 142 डिग्री तक कहीं पे भी या फिर कहीं कहीं पे आपका 105 भी लिखा होता है, जो आपका प्राइमरी वेव से इसका हमको शेडो जोन देखने के लिए मिलता है। ज्यादा अगर नहीं ये सब समझना है तो बस इसको आप एक बार बस ध्यान कर लीजिए, आपको ये एनिमेशन में देखने से 3D में ये चीज अच्छे से समझ में आएगी। बेसिक चीज वो क्या कहना चाह रहे हैं मैं आपको बता चुकी हूँ। जैसे मान लीजिए आप डिवाइडर में कहीं पे क्या करते हैं? गाड़ी मोड़ते हैं, तो बीच में अगर डिवाइडर है और यहाँ से आप ऐसे जा रहे हैं तो आप फिर मोड़ेंगे तो आप थोड़ा सा राउंड अप करके गाड़ी मोड़ते हैं ना, तो वो जो थोड़ा सा एरिया पर रह जाता है, एकदम तो डिवाइडर से लगा के नहीं मोड़ पाते हम, अगर मैं 4 व्हीलर की बात करूँ तो उसी तरह से है कि आपकी पी वेव्स जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो कुछ ऐसा पोर्शन है जो रह जा रहा है जहां पे आपकी पी वेव्स नहीं पहुंच रही हैं, उसी को हम क्या बोल रहे हैं? पी वेव्स का आपके शेडो जोन बोल रहे हैं। ठीक है ना, और एस वेव्स की बात करें तो एस वेव्स आपकी अगर क्रस्ट की बात करें तो क्रस्ट में तो रहेगी, मेंटल में भी रहेगी, लेकिन आउटर कोर में जाके वो क्या हो जाएगी? रुक जाएगी, क्योंकि आउटर कोर आपका कैसा है? लिक्विड स्टेट में, और इनर कोर आपका कैसा है? सॉलिड स्टेट में। ठीक है ना, और जो आपकी पी वेव्स है ये तो तीनों मीडियम में ट्रेवल कर लेती है, तो ये आपको हर जगह देखने के लिए मिलेगी, लेकिन वही जो आपकी रिफ्लेक्शन की वजह से थोड़ा सा एरिया रह जाता है वो उसका शेडो जोन बनाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 103 से 142 या 105 से 142 आप कह सकते हैं। बहुत ज्यादा इसकी उसमें मत जाइएगा कि एंगल कैसे बनना है, आपको नहीं अगर ज्यादा समझ में आ रहा है अब इसको बस याद कर लीजिए। जो इसका शेडो जोन है ये इतना है,
एक बार थोड़ा सा वो बुक में आप डायग्राम देख लीजिएगा और एक छोटा सा 2-3 सेकंड का एनिमेशन देख लीजिएगा। अगर बहुत ज्यादा किसी को उत्सुकता हो रही होगी समझने की, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे आपकी जो पी वेव्स, उसमें दिखाता है कि पी वेव्स आपकी ट्रेवल कर रही हैं और कैसे यहाँ तक आके यहाँ से रुक रही है। इसी तरह से आपकी एस वेव्स आप अगर देखेंगे तो आपका जो कोर में सपोज आउटर कोर है तो कहीं तक आ रही है, फिर उसके आगे से बिल्कुल रुक रही है, ठीक है ना। तो वही वाली चीज है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसी तरह से ये देखिए लिखा हुआ है कि जो आपका पी वेव्स है दे बेंड यानी कि रिफ्रैक्ट शार्पली एट द कोर मेंटल बाउंड्री क्रिएटिंग अ पार्शियल शैडो जोन। मेंटल में क्या है, आपका जो दुर्बलता मंडल है, एस्थेनोस्फेयर है, मेंटल का ही तो पार्ट है। तो मेंटल आपका कैसा है, मोल्टन स्टेट में, सेमी मोल्टन स्टेट में है, तो वहां पे उसकी स्पीड रिड्यूस होगी, तो फिर वो पार्शियल शैडो जोन आपका बनाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, ऐसे शैडो जोन लाइज बिटवीन विच एंगुलर रेंज फ्रॉम द फोकस। अगर हम ऐसे फोकस से बात करें तो किस एंगुलर रेंज में जाएगा, तो ये आपका 105 से लेके 180 तक में आप देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा, एस वेव का शैडो जोन दिखेगा, ऑप्शन बी, ठीक। फिर से कह रही हूँ, इसका एनिमेशन देख लीजिएगा, ये ऐसे नहीं समझ में आएगा और इतनी जल्दी मैं यहाँ पे समझा नहीं पाऊंगी, फिर ये वाला चीज समझाने लगूंगी तो आपकी पूरी क्लास इसी की हो जाएगी। चलिए, रिक्टर पैमाना क्या मापता है। अब जो हमारा अर्थक्वेक होता है उसको मापने की आपकी कुछ स्केल होती है। जैसे एक होती है आपकी क्या, रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल में हम ये मापते हैं कि कितने मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया है। जैसे आप न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते होंगे, हिमालय वाले क्षेत्र में जब भी अर्थक्वेक आता है तो लिखा रहता है कि इतनी तीव्रता का, इतने मैग्नीट्यूड का आपका अर्थक्वेक आया है। अगर आप बात करें तो 2, 3, 4 इस तरह का अगर मैग्नीट्यूड है तो ये कैसा है, लो इंटेंसिटी आपका अर्थक्वेक है। अगर 4, 5 है, 4, 5, 6 अगर बोलेंगे तो मीडियम इंटेंसिटी का अर्थक्वेक। अगर 6 से ऊपर हम देखें, 6, 7, 8 ये सब आपके हाई इंटेंसिटी अर्थक्वेक है। और 9, 10 तो मतलब वेरी हाई इंटेंसिटी के अर्थक्वेक होते हैं, ठीक है, उसमें बहुत लार्ज स्केल डैमेज होता है। तो अगर हम रिक्टर स्केल की बात करें, रिक्टर पैमाने की बात करें, तो ये परिमाण की माप करता है, या फिर बोले तो मैग्नीट्यूड, यानी कि कितनी एनर्जी इसमें रिलीज हो रही है। फिर आपकी एक होती है मर्केली स्केल। जो मर्केली स्केल होती है वो कितना डिस्ट्रक्शन आपका हुआ है उसके बेसिस पे आपका उसका पैमाना होता है। ये जो है ये आपकी मर्केली स्केल और रिक्टर स्केल आपकी डिफरेंट है। जो रिक्टर स्केल है वो आपका सिर्फ मैग्नीट्यूड बता रही है, परिमाण बता रही है, और मर्केली जो स्केल है वो कितना डिस्ट्रक्शन हो रहा है उसके हिसाब से अर्थक्वेक का मेजरमेंट करती है। मर्केली स्केल का आपके 1 से लेके 12 तक होता है और रिक्टर स्केल का 0 से लेके 9 तक होता है। 9 से ऊपर का अर्थक्वेक ऐसे देखने के लिए नहीं मिलता है, इस वजह से उससे ऊपर नहीं जाते हैं, तो वो 0 to 9 है। 0 to 9 आपका रिक्टर स्केल वाला, और जो मर्केली वाला है ये 1 से लेके 12 तक है। 1 से लेके 12 तक, इसको रोमन नंबर में लिखते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैग्नीट्यूड एनर्जी रिलीज, रिक्टर स्केल इज लॉगरिथमिक स्केल मेजरिंग सिस्मिक एनर्जी, ये सब बता चुकी हूं मैं, ठीक। अब देखिए, मर्केली पैमाना रिक्टर पैमाने से भिन्न है, क्यों भिन्न है, क्योंकि मर्केली पैमाना केवल गहरे फोकस वाले भूकंपों को मापता है। नहीं, गहरे और उथले फोकस में एक अंतर समझिएगा। अगर आपका ये क्या है, क्रस्ट है, तो क्रस्ट में अगर 70 किलोमीटर की डेप्थ तक में क्या है आपका, 70 किलोमीटर की डेप्थ तक में आपका फोकस है, जहां से अर्थक्वेक आपका जनरेट हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, शैलो अर्थक्वेक बोलेंगे। अगर 70 किलोमीटर से नीचे है अर्थक्वेक का फोकस, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डीप फोकस अर्थक्वेक बोलेंगे, डीप फोकस अर्थक्वेक। और ये क्या हो जाएगा, शैलो फोकस, मतलब कि उथले फोकस वाला अर्थक्वेक होगा। और देखिए एक चीज समझिए, अर्थक्वेक क्या है, एनर्जी रिलीज हो रही है किसी जगह से, मतलब एक पॉइंट से। तो अगर वो डीप फोकस है, मतलब कि बहुत गहराई से अगर ऊर्जा आपकी रिलीज हो रही है, तो वो ऊर्जा आपकी क्या करेगी, पूरे अर्थ की, मतलब जो बॉडी है उसी में आपकी क्या हो जाएगी, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। लेकिन अगर शैलो अर्थक्वेक होगा और अगर कोई आपकी डीप जगह से कोई आपकी ऊर्जा निकल के आ रही है, तो उसका पूरा डिस्ट्रीब्यूशन अंदर ही हो जाएगा। लेकिन अगर शैलो आपका अर्थक्वेक है और वहां से अगर ऊर्जा रिलीज हो रही है, वही जो अर्थक्वेक की एनर्जी की मैं बात कर रही हूँ, तो वो एनर्जी आपकी क्या होगी, आपके क्रस्ट तक में आने तक में उसकी पूरी जो इंटेंसिटी है वो वहीं पे आपकी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी, फिर वो ऊपर आके आपके ज्यादा डिस्ट्रक्शन क्रॉस करेगी। तो आप बस इतना ध्यान रखिएगा कि जो आपके शैलो फोकस अर्थक्वेक होते हैं क्या होते हैं, ज्यादा आपके खतरनाक होते हैं, ज्यादा डिस्ट्रक्शन लेके आते हैं, क्योंकि वो
बहुत यहाँ वाले पॉइंट से आ रहे हैं, एनर्जी रिलीज हुई है और वो इतने में डिस्ट्रीब्यूट हुई है, और फिर वो जो बची हुई है वो बाहर में डिस्ट्रक्शन कॉज करेगी। लेकिन अगर डीप की बात करें तो यहाँ से आ रहा है, तो यहाँ तक में आते तक में उसकी एनर्जी क्या हो गई है, खत्म हो गई है, तो ऊपर में डिस्ट्रक्शन के लिए वो चीजें बच नहीं रही है। ठीक है ना, उसमें भी आगे क्वेश्चन होगा, देखेंगे। तो पहला आपका ऑप्शन से गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए, छद्म के आधार पर भूकंप की तीव्रता की माप, ये हम देख चुके हैं, यही आपका सही आंसर है। सी देखिए, उपकरणों की सहायता से परिमाण मापता है, ये उतना कुछ वैसे दुख इसका नहीं बन रहा है, सेकंड वाला हमारा सही आ गया। डी वाला देखिए, कम तीव्रता के भूकंप नहीं माप सकता, ऐसा नहीं है। ठीक, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोस्ट डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक्स आर यूजुअली डीप फोकस अर्थक्वेक्स, इंटरमीडिएट फोकस अर्थक्वेक्स, शैलो फोकस अर्थक्वेक्स या अंडर वाटर अर्थक्वेक्स ओनली। अभी मैं बता चुकी हूँ, जो आपके उथले फोकस वाले भूकंप हैं क्या होते हैं, सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं, सबसे ज्यादा विनाश करते हैं। देख लीजिए, लिखा है शैलो क्वेक्स लेस देन 70 किलोमीटर रिलीज एनर्जी क्लोजर टू द सरफेस, मैक्सिमम डैमेज। ठीक, सतह के निकट ऊर्जा मुक्त करते हैं जिससे अधिकतम क्षति होती है। क्वेश्चन नंबर 24, ये जो आपका क्वेश्चन है ये सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी से रिलेटेड है ना। अब जो सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी के अलावा और कौन कौन सी थ्योरीज आपका आपने नाम सुना है, आपने सुना होगा जो आपकी अल्फ्रेड वेगनर का कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है, यानी कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है। आपने प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत पढ़ा होगा, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ी होगी। तो ये जो तीनों थ्योरीज हैं आपकी 1912 में अल्फ्रेड वेगनर की दी हुई कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी यानी कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, फिर हैरी हेस की 1960 में दी हुई आपकी सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी यानी कि समुद्री तली प्रसार सिद्धांत, फिर तीसरी आपकी मैकेंजी मॉर्गन और पार्कर की दी हुई 1960 में 1961 में दी हुई आपकी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। ठीक है, तो जो तीनों थ्योरीज हैं आपकी, सबसे पहले कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी आई किसकी, अल्फ्रेड वेगनर की, फिर आपका समुद्री प्रसार सिद्धांत आया, फिर प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आई। तो तीनों थ्योरीज आपकी क्या है, जो हम लैंड फॉर्म देखते हैं, जो हम भू आकृतियां देखते हैं पृथ्वी की सतह पे, उसके डेवलपमेंट से रिलेटेड है कि हम कहीं पे अगर अर्थक्वेक देख रहे हैं, कहीं पे वॉल्केनो देख रहे हैं, कहीं पे वॉल्केनिक माउंटेन देख रहे हैं, हम जो कॉन्टिनेंट देख रहे हैं, इनका फॉर्मेशन कैसे हुआ है। तो सबसे पहले जो आपके अल्फ्रेड वेगनर है उन्होंने अपनी थ्योरी दी, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया। इनके हिसाब से हमारा जो कॉन्टिनेंट आज हम इतना अलग अलग देखते हैं, ये पहले एक सुपर कॉन्टिनेंट था, और उस सुपर कॉन्टिनेंट का नाम क्या था आपके, पेंजिया था। ठीक है, पेंजिया था, और ये सुपर कॉन्टिनेंट है ये किससे सराउंडेड था, आपके पेंथालासा नाम के ओशियन से सराउंडेड था। फिर ये कहता है कि कुछ इंटरनल फोर्सेस जैसे कि टाइडल फोर्स का उसने एक एग्जांपल दिया कि इन टाइडल फोर्सेस की वजह से जो कॉन्टिनेंट्स है ये क्या होने लगे, ब्रेक अपार्ट होने लगे, और आज हम जो वर्ल्ड में कॉन्टिनेंट्स देख रहे हैं अलग अलग दूर दूर, ये उन्हीं टाइडल फोर्स की वजह से क्या हुए हैं, सेपरेट हुए हैं। लेकिन उसने जो एविडेंसेस दिए वो तो फिट बैठ रहे थे कि आप अगर साउथ अमेरिका और अफ्रीका के कोस्ट को अगर आप मैच करें तो जिक्सॉ फिट की तरह दिखाई देते हैं। वो जो पजल होती है जिसमें हम कुछ अलग अलग टुकड़े होते हैं उनको मिलाते हैं तो फिर एक पूरा आपका क्लियर स्ट्रक्चर बन जाता है। उस तरह से आपके उसने कहा कि सारे जो कॉन्टिनेंट्स हैं अगर हम उनको मिलाएं तो वैसे बनते हैं। उसमें आपका प्रॉपर अभी भी हम देखें तो हमको दिखाई देता है कि जो साउथ अमेरिका और आपका अफ्रीका है अगर उसको मिलाएं तो वो जिक्सॉ फिट की तरह वर्क करेंगे। इसके अलावा उसने आपके रॉक्स के एग्जाम्पल दिए कि अगर आप यूरोप के वेस्ट कोस्ट में जाएं और अगर आप नॉर्थ अमेरिका के ईस्ट कोस्ट में जाएं और इन दोनों के अगर आप रॉक्स को देखें तो ये जो रॉक्स हैं आपकी इनमें आपके जो सेम टाइप के आपको मिनरल के डिपॉजिट्स देखने के लिए मिलता है। मतलब ये हमेशा पहले क्या रही होंगी, आपकी सेम जगह पे रही होंगी। इसके अलावा प्लेसर डिपॉजिट का इसने एग्जाम्पल दिया कि जो अमेजोन रिवर है इसमें क्या होते हैं, सोने के कण पाए जाते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो जो डिपॉजिट है प्लेसर डिपॉजिट है वो आपको घाना कोस्ट में मिलता है अफ्रीका के, लेकिन वो प्लेसर डिपॉजिट वाली जो आपकी रिवर है वो तो आपकी ब्राजील में आपकी अमेजोन रिवर है वो तो साउथ अमेरिका में फ्लो कर रही है। मतलब कि ये दोनों कॉन्टिनेंट कभी क्या कर रहे होंगे, एक साथ रहे होंगे, तभी फिर अमेजोन रिवर बह बह के अपना प्लेसर डिपॉजिट कहाँ पे इकट्ठा करी है, जो आपका घाना कोस्ट है अफ्रीका का जो वेस्टर्न पार्ट है वहां पे इकट्ठा करी है। तो इसी तरह से इसने कुछ कुछ क्या दिए, एविडेंसेस दिए। तो एविडेंसेस को तो सही माना गया, लेकिन उसने जो फोर्सेस बताए थे टाइडल फोर्स की अगर बात करें तो वो इतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि जिसकी वजह से आपकी कॉन्टिनेंट्स ब्रेक कर जाएं। बाद में उस समय तो नहीं, लेकिन काफी टाइम के बाद जो आपकी मॉडर्न जब आपकी रिसर्च वगैरह हुई तो उन्होंने बताया कि अगर आप टाइडल फोर्स की अगर बात कर रहे हैं कि टाइडल फोर्स से ये कॉन्टिनेंट्स ब्रेक हो जाते हैं तो उसको उन्होंने बताया कि मतलब
जितना उन्होंने जो अमाउंट बताया था, तो अगर कॉन्टिनेंट फॉर्म को ब्रेक करना है तो उस टाइडल फोर्स का बिलियंस ऑफ टाइम आपका फोर्स स्ट्रांग होना चाहिए, तब जाके आपके कॉन्टिनेंट्स ब्रेक करेंगे। तो उनके फोर्सेस की वजह से उनकी थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया। जब एक थ्योरी रिजेक्ट होती है, किसी भी वजह से रिजेक्ट हो, तो फिर दूसरी थ्योरी आती है ना। तो जो हैरी हेस थे, उन्होंने आपका 1960 में समुद्र प्रसार सिद्धांत दिया। उनके हिसाब से अर्थ की अगर हम अंतर बात करें, तो जैसे आपका एस्ट्रोनोस्फीयर है, वहां से क्या हो रहा है, एस्ट्रोनोस्फीयर आपका क्या है, मॉल्टन स्टेट में है, और कोई भी चीज गर्म होती है तो क्या करती है, ऊपर उठती है। तो जब आपका एस्ट्रोनोस्फीयर से मैग्मा क्या करता है, गर्म होकर ऊपर उठता है। जैसे हम अगर दूध को गर्म करें गैस में या पानी को गर्म करें, तो उसमें उबाल आती है ना, ऊपर उठती है। वैसे ही वो कहता है कि वो मैग्मा आपका ऊपर उठता है, और जब वो ऊपर उठता है तो जो हमारी क्रस्ट वाली लेयर है, जैसे मैं ऐसे बात करूं, ये मेरा क्या है, एस्ट्रोनोस्फीयर है, और ये ऊपर में आपका क्रस्ट है। तो यहाँ से आपका पिघला हुआ मैग्मा ऊपर उठ रहा है, और ये मैग्मा आपका ऊपर उठता है, और फिर क्रस्ट में क्या करता है, पुश लगाता है। पुश लगाता है तो फिर धीरे धीरे करके ये आपका क्रस्ट ब्रेक होता है, और यहाँ से आपका मैग्मा निकलता है। मैग्मा निकलता है वहां से, और मैग्मा क्या होता है, फिर स्प्रेड होता है। फिर ये मैग्मा स्प्रेड होता है इस तरह से। ये एग्जाम्पल उन्होंने मेन किसका देके बताया था, जो आपकी अटलांटिक ओशन है। अटलांटिक ओशन में आपको एक मिड ओशियनिक रिज देखने को मिलेगी। पूरे ओशन के बीच में आपको एक ऐसी छोटी सी पहाड़ों की श्रृंखला देखने के लिए मिलेगी। पूरा ऊपर से नॉर्थ आपके यूरोप से चले जाइए, और इधर कनाडा से चले जाइए, फिर नीचे पूरा आपके साउथ अमेरिका और अफ्रीका के भी नीचे, अंटार्कटिका के थोड़ा सा ऊपर तक। जो वर्ल्ड की सबसे लंबी आपकी माउंटेन चेन है, अगर हम सबमर्ज माउंटेन्स की बात करें, तो आपकी वो मिड अटलांटिक रिज है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहता है कि प्लेट्स का क्या हो रहा है, डाइवर्जेंस हो रहा है, प्लेट्स एक दूसरे से दूर जा रही है। और फिर वो दूर भी क्यों जा रही है, अंदर से आपका मैग्मा की एक्टिविटी हो रही है। वो मैग्मा धीरे धीरे पुश लगाता है और आपकी प्लेट्स को ब्रेक करता है, फिर वहां से मैग्मा निकलता है, और फिर वो क्या करता है, मैग्मा आपका फैलता है। तो ये जो सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी क्या कहती है, ये थ्योरी ये कहती है कि अगर हम कॉन्टिनेंट ओशन के बीच में जाएं, तो जो मैग्मा तुरंत निकल के क्या कर रहा है, नई क्रस्ट का निर्माण कर रहा है। जो आपकी क्रस्ट की, ओशनिक क्रस्ट की जो आपकी एज होगी, वो आपको ओशन के बीच में कम देखने के लिए मिलेगी। लेकिन जब वो वही आपकी प्लेट क्या करती है, अभी आपकी एक लेयर निकली सपोज मैग्मा की, ये ए लेयर है, ठीक है। फिर दूसरे में यही जो ए लेयर है, ये आपकी इधर बढ़ जाएगी, ए लेयर इधर बढ़ जाएगी, ये जो नई लेयर आएगी ये बी लेयर होगी, ठीक। ऐसे कर करके सिलसिला चलता रहता है। फिर ए लेयर आपकी खिसकती कहाँ तक जाएगी, कॉन्टिनेंट्स तक जाएगी, ठीक। तो अगर कॉन्टिनेंट्स के पास अगर हम उसकी एज देखेंगे रॉक की, तो वो आपको पुरानी दिखेगी, और अगर ओशन के पास देखेंगे तो क्या दिखेगी, वो हमको नहीं दिखेगी। यही वाली चीज आपकी सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी में बताई गई है। अब मैं टाइम के हिसाब से आपको जितना जल्दी हो सके बताने की कोशिश कर रही हूँ। थोड़ा लंबा लग रहा हो वीडियो तो आप उसको स्पीड बढ़ा के देख लीजिएगा। और फिर तीसरा आपका इन्हीं दोनों को मिला जुला के आपकी जो मैकेंजी मॉर्गन और पार्कर थे, इन्होंने आपकी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी दी। और जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है आपकी, ये थ्योरी आपकी अभी तक में सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड थ्योरी है, ठीक है ना। यही जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है, यही बताती है कि आपकी 7 प्लेट्स हैं। मैं 7 प्लेट्स आपकी बता चुकी हूँ। और ये प्लेट्स क्या करती हैं, हर साल 5 सेंटीमीटर पर ईयर की स्पीड से एक दूसरे की तरफ बढ़ती हैं। और फिर जहाँ पे आपकी 2 प्लेट्स कन्वर्ज कर रही हैं, वहां पे क्या होगा, आपके फोल्ड माउंटेन बनेंगे, वॉल्केनिक एक्टिविटी होगी, अर्थक्वेक आएगा। जहाँ पे आपकी प्लेट्स क्या कर रही हैं, एक दूसरे से दूर जा रही हैं, वहां पे आपको इस तरह की चीजें देखने को मिलेंगी। जबकि दूर जाएंगी तो क्या होगा, कहीं पे आपको रिफ्ट वैली बनती हुई दिखाई देगी, कहीं पे आपको ब्लॉक माउंटेन बनते हुए दिखाई देंगे, कहीं पे आपको इस तरह की वॉल्केनिक एक्टिविटी की वजह से जो मिड ओशनिक रीज है ये सब दिखाई देंगी, ठीक। फिर आपकी एक ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री होती है, जहां पे प्लेट्स ना तो कन्वर्ट्स करती हैं ना डाइवर्ट्स करती हैं, वो स्लाइड पास करते हुए आगे की निकलती हैं। जो ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री होती है, यहाँ पे आपको बहुत हैवी इंटेंसिटी का अर्थक्वेक देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो शॉर्ट में हमने समझने की कोशिश की। अब देखिए, आप थोड़ा सा समझ लिए तो क्वेश्चन आपका जल्दी सॉल्व होगा, ठीक। देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। समुद्र तल प्रसार सिद्धांत 1960 के दशक की शुरुआत में हैरी हेस द्वारा प्रस्तावित किया गया था, बिल्कुल सही। दूसरा देखिए, इस सिद्धांत के अनुसार मध्य महासागरीय रिज पर नया महासागरीय क्रस्ट बनता है, जबकि पुराना क्रस्ट महाद्वीपीय तटों के निकट पाया जाता है, बिल्कुल सही है। जो पुराना क्रस्ट है आपका, ये कहाँ पाया जाएगा, जो महासागरीय आपके तट है, सॉरी महाद्वीपीय तट है, उनके निकट पाया जाएगा। तो कौन सा कथन सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। आगे बढ़ते हैं, चलिए।
निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आधुनिक प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का विकास 1960 के दशक के अंत में मैकेंजी, मॉर्गन और पार्कर जैसे भूवैज्ञानिकों द्वारा किया गया था। बिल्कुल सही है। इस सिद्धांत ने महाद्वीपीय विस्थापन यानी कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी और समुद्र तल प्रसार सिद्धांत यानी कि सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी को एक ही व्यापक ढांचे में समाहित किया था। इन दोनों थ्योरी को इमर्ज करके इन्होंने अपनी क्या दी थी, मतलब ये दोनों चीजें बिल्कुल बेस थी, एविडेंस थी। अगर अल्फ्रेड मैग्नर ने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी नहीं दी होती तो किसी का ध्यान ही नहीं जाता। तो भले उसके फोर्स की वजह से वो थ्योरी रिजेक्ट हो गई, लेकिन ऐसा नहीं कि उस थ्योरी का इंपॉर्टेंस नहीं है, उस थ्योरी का बहुत इंपॉर्टेंस है। उसी की थ्योरी को यूज करके और हैरी हेस की सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी करके ही आपकी फिर प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी इमर्ज हुई है। जो इनिशियल आइडिया है वो तो उन्होंने ही दिया, फिर इन्होंने उनके जो आइडियाज थे उनको मर्ज कर दिया और कुछ अपना नया कॉन्सेप्ट बताया और उसको अभी तक में सबसे ज्यादा एक्सेप्ट किया जा रहा है। ठीक है ना। तो इसमें आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, 2, मतलब 1 और 2 बोथ, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से प्लेट विवर्तन की सिद्धांत को सर्वाधिक उपयुक्त रूप से कौन दर्शाता है। महाद्वीप पृथ्वी के घूर्णन और ज्वारीय बलों के कारण खिसकते हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं है। महाद्वीप आपके पृथ्वी घूर्णन ज्वारीय बलों के कारण खिसकते हैं, ये कौन बोला था, अल्फ्रेड वेगनर बोला था, और इसी की वजह से उसको क्रिटिसाइज किया गया था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में। तो पहला स्टेटमेंट आपका कहीं गलत हो जाएगा। पृथ्वी की स्थल मंडल यानी कि जो अर्थ का लिथोस्फीयर है कई कठोर प्लेटों में विभाजित है जो अर्धद्रवित दुर्बलता मंडल पर तैरती हैं, ये आपका बिल्कुल सही है। महासागरीय तल स्थिर होते हैं, ये आपका गलत है। पर्वत केवल ज्वालामुखी गतिविधि से बनते हैं, नहीं। आपके पर्वत जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, वॉल्केनिक माउंटेन होते हैं, ब्लॉक माउंटेन होते हैं जो कि आपके टेंशनल फोर्स की वजह से बनते हैं, और फोल्ड माउंटेन होते हैं जो कि प्लेट्स के कन्वर्जेंस की वजह से बनते हैं। तो पर्वत केवल ज्वालामुखी गतिविधि से नहीं बनते हैं। चलिए, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, द अर्थ लिथोस्फीयर इज ब्रोकन इनटू सेवरल रिजिड प्लेट्स दैट मूव ओवर द सेमी मोल्टन एस्टोनोस्फीयर। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वही लिखा है, the plate tectonic theory says that lithosphere is divided into rigid plates that float and move over the asthenosphere causing earthquakes, volcanism, continental drift, mountain formation and sea floor spreading। ठीक है ना, ये सब मैं समझा चुकी हूँ, आप एक बार पढ़ लीजिएगा फिर भी। अब देखिए, हाउ मेनी मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स आर रिकॉग्नाइज्ड अंडर द प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, अभी मैं बता चुकी हूँ। क्या इसका आंसर है, 7। कौन कौन सी, नॉर्थ अमेरिकन, साउथ अमेरिकन, यूरेशियन, अफ्रीकन, इंडो ऑस्ट्रेलियन, अंटार्कटिका वाली प्लेट, और फिर कौन सी आपकी इकलौती ओशियनिक प्लेट, पैसिफिक प्लेट। ठीक है ना, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये सब मैं बता चुकी हूँ, इस वजह से मैं फास्ट भाग रही हूँ। ठीक है ना, और ये क्वेश्चन किसी एग्जाम में आ चुका है, देखिए प्लेट्स के नाम भी लिखे हैं, अगर नहीं किसी को आ रहा हो तो पीडीएफ में एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। चलिए, किसी ज्वालामुखी के बनने की सबसे अधिक संभावना किस प्रकार की प्लेट सीमा पर होती है। जो ज्वालामुखी है वो आपको ट्रांसफॉर्म वाले में तो आपको अर्थक्वेक मेजर देखने को मिलता है, लेकिन जो आपकी कन्वर्जेंट बाउंड्री होती है, कन्वर्जेंट मतलब जहां पे आपकी जो अभिसारी जिसको बोलते हैं, सॉरी, अभिसारी जो आपकी प्लेट बाउंड्री होती है, वहां पे भी आपको वोल्केनिक एक्टिविटी देखने के लिए मिलती है। लेकिन अगर हम मेजर तौर पे बात करें कि अगर कहाँ पे सबसे ज्यादा हमको वोल्केनिक एक्टिविटी देखने को मिलती है, तो वो आपको जो डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री है वहां पे देखने को मिलती है। जो मिड ओशियनिक रीज है आपकी, मिड अटलांटिक रीज है, वहां पे जो आपके माउंटेन्स है वो आपकी वोल्केनिक ओरिजिन के ही माउंटेन्स है। ठीक है ना, और वहां पे आपकी डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री है, और उसी की वजह से उन आपके माउंटेन्स का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक, फिर अगर हम हिमालय की बात करें तो हिमालय के पास भी तो आपकी कन्वर्जेंट बाउंड्री हो रही है, वहां पे भी वॉल्केनिक एक्टिविटी होती है, लेकिन क्योंकि क्रस्ट इतना थिक है तो वो वॉल्केनो का जो मैग्मा है वो ऊपर तक नहीं आ पाता, लेकिन वो रिलीज करता रहता है। इसी वजह से आप देखेंगे तो हिमालय की हाइट बढ़ने के पीछे वो भी एक आपका रीजन है। ठीक, तो आप ध्यान रखिएगा कि डाइवर्जेंट सीमा पे ज्यादा आता है कौन, आपकी जो वॉल्केनिक एक्टिविटी वगैरह होती है। आगे बढ़ते हैं। अब सारी सीमाओं जैसे मिड अटलांटिक रिज पर प्लेटें अलग होती हैं, जिससे मैग्मा ऊपर उठकर बार बार ज्वालामुखी गतिविधि करता है। ठीक है ना, पढ़ लीजिएगा इसको। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। गीजर्स आर जनरली फाउंड इन, तो देखिए इसका सीधा क्या आंसर हो जाएगा, गैर ज्वालामुखी क्षेत्र नहीं, शुष्क क्षेत्र नहीं, अब ये पता है तो पता है, प्लेट टक्कर क्षेत्र नहीं, आपका जो हॉट स्पॉट क्षेत्र है वहां पे आपको गीजर्स देखने के लिए मिलेंगे। गीजर क्या होते हैं, जो गर्म पानी का फव्वारा होता है, जैसे ताजा पानी वगैरह की अगर आप बात करें, जहाँ पे आपका या फिर गर्म पानी की जो भाप निकल रही है उसी को हम क्या बोलेंगे, गीजर बोलेंगे। तो ये जो गीजर है इसका कॉन्सेप्ट देखिए कैसा है कि मान लीजिए आपकी रेनफॉल हो रही है कहीं से, ठीक है, रेनफॉल हो रही है तो फिर रेनफॉल से आपका पानी गिरता है, पानी गिरेगा और फिर वो क्या करेगा, जो आपकी रॉक है, मतलब पृथ्वी की जो सतह है उसमें जो आपकी पोरस रॉक होगी, छिद्रदार रॉक होगी, वहां से नीचे नीचे जाएगा, नीचे नीचे जाएगा और फिर वो कहीं पे जाके स्टोर होगा।
वो जहां पे स्टोर होगा उसके नीचे आपको नॉन पोरस रॉक देखने के लिए मिलेगा। मतलब कि इसके नीचे जो है वो पानी आपका मतलब छिद्र नहीं होगा उस रॉक में और वो पानी आपका नीचे नहीं जाएगा और यहाँ पे आपका ये ग्राउंड वाटर इकट्ठा हो जाएगा। आपकी जो रॉक है आपकी इसके आसपास अगर हॉटस्पॉट वाला रीजन है, हॉटस्पॉट वाला रीजन मतलब कि जहाँ पे आपकी फ्रीक्वेंट वॉल्केनिक एक्टिविटी होती रहती है। जो आपके नॉर्मल वॉल्केनो आते हैं वो या तो कन्वर्जेंट आप सारी प्लेट बाउंड्री में या अभी सारी प्लेट बाउंड्री में आते हैं, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री में। लेकिन जो हॉटस्पॉट है वहां पे आप और उसका जो सोर्स होता है कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट वाला वो आपका एस्टेनोस्फीयर होता है। लेकिन जो हॉटस्पॉट वाले रीजन है वहां पे आपका जो वॉल्केनो की जो एक्टिविटी देखने के लिए मिलती है वो लावा आपका सीधे कहाँ से आउटर कोर से आता है और वहां पे वो जो हॉटस्पॉट है वो कहीं पे भी आ सकता है ना। उसके लिए आपकी प्लेट बाउंड्री का होना जरूरी नहीं है, ठीक है ना। अब वो कैसे होता है ये सब हमको नहीं जानना है इतना डिटेल में। तो मान लीजिए अगर कोई हॉटस्पॉट वाला आपका रीजन है जहाँ पे फ्रीक्वेंट आपकी वॉल्केनिक एक्टिविटी हो रही है जिस रीजन के आसपास, तो वहां पे आपकी रॉक जो है वहां पे आपको रॉक का टेम्परेचर कैसा होगा। मान लीजिए नॉन पोरस रॉक है तो इसका अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, रॉक आपकी सॉलिड है, टेम्परेचर अगर मान लीजिए बढ़ रहा है तो फिर ये रॉक आपकी क्या होगी, जैसे नॉर्मल टाइम में गर्म होती है उससे ज्यादा गर्म होगी। और रॉक जब आपकी क्या होती है, गर्म होती है, तो गर्म होकर क्या करेगी, ये जो आपका ग्राउंड वाटर है इसको भी गर्म करेगी। और ये ग्राउंड वाटर क्या होगा, जब आप पानी को गर्म करते हैं तो पानी आपका क्या बनता है, भाप बन के क्या करता है, उड़ने लगता है। तो यही गर्म पानी, ये जो पानी है आपका ये गर्म होगा और टेम्परेचर बढ़ने की वजह से किसमें कन्वर्ट होगा, भाप में कन्वर्ट होगा। और ये जो आपकी पोरस रॉक है, जो इसके पोर्स हैं, क्रैक्स हैं आपके ऊपर वाली पोरस रॉक के, यहाँ से निकल के आपको ऊपर फव्वारे के फॉर्म में या भाप के फॉर्म में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, गीजर बोलेंगे। और ये आपको जहां पे भी देखें तो इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है यही होता है। कहीं कहीं पे कुछ अलग रीजंस होते हैं जिसकी वजह से वो देखने के लिए मिलता है, लेकिन मेजर जो गीजर का फॉर्मेशन होता है वो इसी प्रोसेस से होता है, ठीक है ना। तो हॉटस्पॉट आपका रीजन सही आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। देखिए ये जो 30th क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपका पीएससी में आया हुआ था, ठीक है। मैं इसीलिए आपको बता रही थी कि आप लास्ट में जाएंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि जो मैं पढ़ा रही हूँ आपको ये चीजें कितने काम की हैं। अगर जो बच्चे भी सिंसियर होंगे वो इस तरह के क्वेश्चन को जरूर इस साल भी सॉल्व करके जाएंगे। आपको छोड़ना नहीं है इसको बोल के कि टफ है, क्योंकि आप जिन चीजों को सोचते हैं कि आप सॉल्व कर लेंगे तो क्या आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं। कभी कभी सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं, कभी कभी आप पढ़े भी होते हैं तो भी आपको चीजें याद नहीं हो रही, आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है। मतलब एक तैयारी ऐसी होती है कि आप बिल्कुल तुक्का मारने टाइप से जा रहे हैं कि हाँ प्रीलिम्स होगा कि नहीं होगा, और एक तैयारी होती है जो प्रॉपर एनालिसिस के साथ तैयारी होती है। पीवाईक्यूज के साथ एनालिसिस आप करते हैं तो आपको पता होता है कि हाँ मैंने तैयारी कैसे की है, कहाँ से क्वेश्चन आते हैं और मैंने सारे मतलब एरियाज को मैंने कवर किया है। तो फिर आप एक कॉन्फिडेंट होके अपना एग्जाम लिखते हैं और फिर आपका रिजल्ट भी उस तरह से अच्छा आता है। और जब आप एकदम थोड़ा सरफेस लेवल पे तैयारी करके जाएंगे तो फिर आप डिलेमा में रहेंगे कि हाँ निकला तो निकला, नहीं निकला तो नहीं निकला। फिर कभी कभी वो बिल्कुल पंचवर्षीय योजना टाइप हमारा पेपर चलता रहता है, तो वो गलती हमको नहीं करनी है। चलिए रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू अर्थक्वेक शैडो जोन एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। भूकंप छाया क्षेत्र से संबंधित निम्न कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। तो इसमें देखिए स्टेटमेंट जो आपका 1 है, The shadow zone of one earthquake is totally different from the shadow zone of another earthquake। अब हम अगर भूकंप के छाया क्षेत्र की बात करें, बोल रहा है कि किसी एक भूकंप का छाया क्षेत्र अन्य किसी भूकंप के छाया क्षेत्र से पूर्णतः भिन्न होता है। अब जो छाया क्षेत्र है वो आपका देखिए किस वजह से बन रहा है, जो आपकी प्राइमरी और सेकेंडरी वेव्स हैं। और छाया क्षेत्र की जब हम बात करें तो हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना की बात करते हैं। तो जो आपकी प्राइमरी और सेकेंडरी वेव्स हैं ये क्या करती हैं, आपके अगर बॉडी में मतलब अगर क्रस्ट है यहाँ से अगर ये नीचे जा रही है तो ये किसी भी पॉइंट से नीचे जाएंगी। आपका जो छाया क्षेत्र है वो अगर आपका क्रस्ट आपका सॉलिड है तो वो हर जगह सॉलिड है, अगर आपका कोर लिक्विड है तो हर जगह लिक्विड है। तो अर्थ के सरफेस से मतलब क्रस्ट से ये बॉडी से किसी भी डायरेक्शन में मूव करें, कहीं से भी अगर जाए तो वो जो रिफ्लेक्शन होगा वो तो आपके सॉलिड और लिक्विड की वजह से हो रहा है ना, तो वो तो आपका कहीं नहीं बदलेगा। तो मतलब जो छाया क्षेत्र होगा प्राइमरी और सेकेंडरी वेव्स का किसी भी अर्थक्वेक का वो हमेशा आपको सेम देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि इंटीरियर में तो जो छाया क्षेत्र बन रहा है वो उसके कंपोजिशन की वजह से बन रहा है। अगर सॉलिड है तो वो सेम टाइप से ट्रेवल करेगी, लिक्विड है तो सेम टाइप से ट्रेवल करेगी। तो छाया क्षेत्र आपका कभी भूकंप का अलग नहीं होगा, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत है।
दूसरा बोल रहा है कि सिस्मोमीटर्स रिकॉर्ड बोथ पी एंड एस वेव्स एट एनी डिस्टेंस आउट ऑफ 105 डिग्री फ्रॉम द अर्थक्वेक्स एपिसेंटर। अर्थक्वेक के एपिसेंटर की बात करें तो ये आपका क्या है, फोकस है, और ये पॉइंट है जहां पे आपका एपिसेंटर है। तो अगर बोले कि प्राइमरी वेव का जो आपका शेडो जोन है वो कितना है, 105 से 142 तक है, 103 से 142 तक, और सेकेंडरी आपकी वेव्स का 105 से 180 डिग्री तक। और ये क्या बोल रहा है कि सिस्मोमीटर्स रिकॉर्ड बोथ पी एंड एस वेव्स एट एनी डिस्टेंस आउट ऑफ 105 डिग्री फ्रॉम द अर्थक्वेक एपिसेंटर। नहीं, 105 डिग्री के बाद वो रिकॉर्ड नहीं करता, 105 से 142 तक आपका पी वेव्स का नहीं करता, और 105 से 180 तक आपका एस वेव्स का नहीं करता। तो दोनों स्टेटमेंट आपके क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। ठीक, ये डिग्री वाला आपको नहीं अगर समझ आ रहा हो, नई एनिमेशन देखने का टाइम है तो याद ही कर लीजिएगा, वहां से आपका सॉल्व हो जाएगा। तो सेकंड स्टेटमेंट भी गलत है। ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ आर फॉल्स। आंसर डी, कथन 1 और कथन 2 दोनों असत्य हैं। ठीक है ना। तो उम्मीद करती हूँ आपको चीजें समझ में आई होंगी। थोड़ा आज का टॉपिक आपका टफ था, बहुत ज्यादा ये सारे टॉपिक्स नहीं पढ़ते हैं, पीएससी में पढ़ने के क्वेश्चन आते हैं तो फिर आपको करना तो पड़ेगा, है ना। तो नहीं समझ में आया हो तो एक बार और थोड़ा सा देख लीजिएगा रिवाइंड करके फिर से, और अगर फिर भी कुछ डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं बताऊंगी। ठीक है ना। चलिए, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।